अस्सलाम वालेकुम। हेलो सर, कैसे हैं आप? एकदम बिंदास। कैसे हैं आप लोग? आज के सेशन का आउटकम वुड बी अ लॉट ऑफ पीपल आस्क अबाउट ब्रेकअप्स। तो बाय द एंड ऑफ द सेशन आप लोग, नॉट बाय द एंड ऑफ द सेशन, आपको सब बिंदास मतलब एकदम झकास, एकदम मस्त। तो ब्रेकअप्स में आपको कॉन्फिडेंट हो जाए, आप लोगों की पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करने की एबिलिटी बिल्ड हो जाए, कोई भी डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन किसी के भी साथ आपको करना आ जाए, आपकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो जाए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी नजर में बहुत आया हो जाए। तो इंशाल्लाह, बाउंड्रीज, ब्रेकअप्स, पेरेंट्स। तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे, इनमें एक सवाल था कि सर मूव ऑन नहीं हो रहा, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग ब्रेकअप की इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहां पे लेट्स से किसी इंसान के साथ आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा था, एकदम मस्त हवा में उड़ रहे थे, एंड फॉर सम रीजन हम उस इंसान से अलग हो जाते हैं। नेचुरल रीजन इट कुड बी कि उसकी डेथ हो गई है, या इट कुड बी कि वो इंसान हमें छोड़ गया, या बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, आउट ऑफ द ब्लू रिलेशनशिप ऑफ। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा जो इमोशनल सिस्टम है वो पूरा एक मेस में चले जाता है, एक सर्वाइवल मोड से अजीब से उसमें चले जाता है, केओस में चले जाता है, और उसको कुछ समझ नहीं आता, बहुत इमोशनल ओवरलोड हो जाता है, नॉस्टैल्जिया, उसी की मेमोरीज, यादें, ओवर थिंकिंग, कहीं ना कहीं गिल्ट, कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज। हमने ऐसा क्यों किया, मैंने क्यों ट्रस्ट कर लिया, मुझे ये करना ही नहीं चाहिए था, व्हाई डिड आई गो थ्रू दैट, और मैंने देखा नहीं शुरू में, रेड फ्लैग्स नहीं समझे, फिर कहीं ना कहीं रिवेंज लेने की चाहत, कार्मा की फीलिंग कि उसके साथ ऐसा हो या वैसा हो, और दिस हैपेंस और दैट हैपेंस। सो प्रैक्टिकली अगर किसी से सेपरेशन हो गई है या यू हैव लॉस्ट समवन, तो वो छोड़ गए हैं, तो कैसे रिकवर करें? एक तो थियोरेटिकल बातें हैं, डू दिस डू दैट, ऐसा नहीं सोचो, पॉजिटिव सोचो, व्हाटएवर, पॉजिटिव थिंकिंग में आपकी अगर कोई चीज होती है तो। बट एसेंशियली उस लम्हे में जब बहुत इमोशनल हुए हुए होते हैं, व्हाई डू नॉट पीपल क्राई? लोग रोते क्यों नहीं है? और रोने को हमारी सोसाइटी में इतनी कमजोरी भी समझा जाता है कि इतना बड़ा होकर रो रहा है, इतनी बड़ी होकर रो रही है, एज इफ क्राइंग इज अ वीकनेस। आई ऑफन टेल पीपल जो ये कहते हैं कि रोते नहीं है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोया करते थे, और वो कई सिचुएशन में इस तरह रोए हैं कि उनको देख के गिर के बाकी के लोग रोने लगे। तो क्या वो कमजोर थे? नाउजुबिल्ला। तो ही वाज क्राइंग, और उनसे लोग पूछते भी थे कि आप नबी होके रो रहे हैं, तो वो कहते थे यार, दिस इज मर्सी, द हार्ट इज ग्रीविंग एंड द आईज आर शेडिंग टीयर्स, कि दिल में गम है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो जिन लोगों में रहम है, नरमी है, प्यार है, वो रोते हैं। और साइंटिफिकली भी जो आपके टीयर्स हैं उनमें नेचुरल पेन किलर्स होते हैं, केमिकल्स। तो वो जब आंसू बहते हैं तो वो आपका पेन रिलीज करते हैं, आपका पेन लेके बह जाते हैं, आपका दुख निकलता है। जैसे एक वॉशिंग मशीन में धुल के सफाई हो जाती है, रूम को धो के साफ कर देते हैं, वैसे वो धुल के साफ हो रहा होता है। बट आप रोते नहीं हो फॉर एनी रीजन, आप रोना रोक लोगे, तो वो आंसू अंदर पड़े पड़े, वो केमिकल्स अंदर पड़े पड़े, दे विल कॉज प्रॉब्लम्स। अपने अंदर क्यों डिप्रेशन कॉज कर रहे हो अपने इमोशंस दबा के? रोना इज नॉट गुड, मतलब अपने उस जज्बात को जीने के लिए भी लोगों की इजाजत लोगे क्या? बिकॉज रोना इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी। गो अहेड। फर्स्ट स्टेप इज उस पेन के साथ भागो मत, उस पेन से लड़ो मत, उस पेन से जुड़ जाओ, और उसको पूरी तरह अपने ऊपर आने दो और जीने दो, कि आ जाए रोना जितना आ रहा है एक बार। जो मेमोरीज तंग कर रही है, उन मेमोरीज को एज अ चैलेंज ले लो, उसको बोलो बेटे, ये वाली याद जिस बात से आप कर रहे हो ना कि ये वाली याद नहीं आनी चाहिए, वो वाली याद ही पकड़ लो, उसको बोलो अब आओ, और अब तुम ही आओ, और मैं देखती हूँ कि तुम मेरा, मेरे ये रूम में एक मक्खी आ गई है, एक अलग, इसका पता नहीं किससे ब्रेकअप हुआ है, और ये मेरे इर्द गिर्द घूम रही है। गिव मी वन मिनट। तो आई हैव ओपन द डोर कि वो चले जाए, मिल जाए उसको उसका साथी, व्हाटएवर। उस मेमोरी और उस इमोशन से जुड़ो। जितना आप उससे डर के भाग रहे हो, उतना वो आपको फॉलो कर रहा है। जो भी आपकी ट्रॉमेटिक मेमोरीज हैं पास्ट से रिलेटेड, जितना उनको भी मेमोरीज इमोशन से आप भागते हो, उतना वो इमोशंस और थॉट्स आपके पीछे भागते हैं, आपको पकड़ते हैं। तो उनसे जुड़ो, उनको, उस इमोशन को, उस थॉट को जी लो, और देख लो कि क्या ये जी लेने से, क्या इस थॉट के आ जाने से, क्या इस इमोशन के हो जाने से, पूरी तरह रो जाने से, क्या मैं मरती हूँ नहीं मरती, क्या हो जाएगा, मेरा मेरा क्या बिगड़ जाएगा? और उस प्रोसेस से गुजार दो अपने आप को, और एक बार रो दोगे खुल के, उन मेमोरीज को भी देख लोगे, एंड में देखोगे कि मैं नहीं मरी, मुझे कुछ नहीं हुआ। मतलब ये सारा पेन जो मुझे बहुत पता नहीं क्या लग रहा था, हमारा ह्यूमन बॉडी बहुत केपेबल है ये सब बर्दाश्त करने का, जीने का। अपनी पेन थ्रेशोल्ड, पेन सहने की लिमिट को टेस्ट करने के लिए देखो, तो आप सरप्राइज हो जाओगे। यू हैव नो आइडिया एक ह्यूमन बॉडी किस किस्म का क्या सर्वाइव कर सकती है। तो वहां से आपका जो पेन सलाह बर्दाश्त करने का जो
थ्रेशोल्ड है ना वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो लाइफ में भी आपको छोटी मोटी चीजें ज्यादा तंग नहीं करेंगी। जब जिन लोगों ने बहुत ज्यादा पेन नहीं देखा होता है उनको छोटी छोटी बातें बहुत लगती हैं, उसने जवाब नहीं दिया, अबे कोई जो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन से गुजरा हो उसके लिए मैटर नहीं करती हैं सारी चीजें। तो लेट योर सेल्फ गो थ्रू द पेन, उस इमोशंस को, उन थॉट्स को, उस रोने को जी लो, पूरी तरह होने दो। द नेक्स्ट स्टेप विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट उस प्रोसेस में करना इज टू रिमूव कॉन्टैक्ट फुली। मतलब उनकी चैट्स जो आप पढ़ते हो, उनके दिए हुए गिफ्ट्स, पिक्चर्स, स्टोरीज, पोस्ट्स, आपके रूम में उनसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, एनीथिंग फिजिकली या डिजिटली आपके फोन पे जो देख करके उसकी याद ट्रिगर हो सके, उसके थॉट्स मेमोरीज ट्रिगर हो सके, रिमूव ऑल ऑफ दैट। उस सबको हटा दो। कोई भी चीज आपको नहीं दिखनी चाहिए जिसके बेस पे आपकी मेमोरीज या उससे रिलेटेड कुछ भी याद ट्रिगर हो। इट इज अ बिट डिफिकल्ट, और अगर आप चैट्स वगैरह हटा रहे हो तो, और आप नहीं पूरी तरह डिलीट करना चाहते तो आप उसको किसी पेन ड्राइव पे किसी जगह पे ऐसी जगह स्टोर करके छोड़ सकते हो जहां पे आप उसको इजीली एक्सेस ना कर सको, उसको उठा के कहीं रख दो दूर कहीं। कत्ल कर दिया बेचारी का तशरीफ, या दैट्स व्हाई वी फील लाइट आफ्टर क्राइम। हाँ, पर जो माइंड में मेमोरी है उसका क्या करें, हर चीज डिलीट कर दी, एक मंथ हो गया। यस, आई एम गोइंग स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट इज कि आपने उन इमोशंस को खुल के जिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और आने रोना आने दो, जितना टाइम आपको लग रहा है वो आपको रिकवरी का टाइम लगने दो। आपने उन चीजों को उठा के साइड कर दिया। नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि हम स्टक क्यों रहते हैं, उस सिचुएशन में फंसे क्यों रहते हैं, क्यों एक होप रहती है, एक उम्मीद रहती है, एक फैंटेसी रहती है, इसे रहती है क्योंकि ये ट्रॉमा बॉन्ड। इट इज नॉट लव, इट इज अ ट्रॉमा बॉन्ड। हम लोग के अंदर बहुत सारे किस्म के कॉन्सेप्ट बैठ गए हैं, लव के, दवन के, ही इज द वन, शी इज द वन। दवन नाम की कोई चीज होती है दुनिया में? कहां से आते हैं ये कॉन्सेप्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस है, इसका कोई रिलीजियस बेसिस है? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? प्रॉफिट की बहुत सारी वाइब्स थी, तो मतलब दवन का कॉन्सेप्ट उनकी लाइफ में तो नहीं था। साइंटिफिकली अगर आप ह्यूमन हिस्ट्री स्टडी करोगे, दवन का कॉन्सेप्ट वहां भी नहीं था। आया कहां से? मूवीज देख करके हमने बहुत रोमांटिसाइज कर दिया इस कॉन्सेप्ट को, दवन। ट्रॉमा बॉन्ड एसेंशियली क्या होता है कि बचपन में जो आपके साथ हुआ होता है वैसी सिमिलर सिचुएशन आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, और आपके ब्रेन को लग रहा होता है कि इस बार अगर पहले नेग्लेक्ट हुआ था, अब इस नेग्लेक्टफुल सिचुएशन में, नॉट एग्जैक्टली नेग्लेक्ट, हो सकता है उस पार्टनर के कुछ बिहेवियर्स आप बदलना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि ये अगर ये बदल जाए, ये समझ जाए, या मैं इसको हैंडल कर सकती हूँ, टैकल कर सकती हूँ, मैं इसको समझा सकती हूँ, मेरा इससे रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म हो सकता है। उस उम्मीद में कहीं ना कहीं आप जुड़े हो, जो आपके सबकॉन्शियस ने वहां डाला हुआ है कि बचपन में तो ये नहीं हो पाया था, फिर इस सिचुएशन में आ गए, अब ये हो पाएगा और हम हील हो सकते हैं। उसको ऐसा लग रहा है, ऐसा होता नहीं, और वो इंसान अलग हो जाए। तो सबकॉन्शियस को लगता है हील होने का जो वाहिद मौका था वो गया। और चूंकि उस इंसान से हमने पास्ट में अपने एक्शंस, बिहेवियर्स के थ्रू दिखाया है, बार बार उसके लिए एक्शंस लेकर के, जब एक्शंस लेते हैं तो उसके बाद फीलिंग पैदा होती है, तो फीलिंग पैदा हो गई है उस इंसान से रिलेटेड, और ब्रेन को लगता है ये इंसान सर्वाइवल के लिए जरूरी है, तभी तो हम उससे रिलेटेड इतने एक्शंस करते हैं। और उसने अपने उस इंसान से रिलेटेड थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, देखो ब्रेन आपको कंट्रोल कैसे करता है। ब्रेन के पास तीन टूल्स है, थॉट्स, फीलिंग्स और बॉडी में सेंसेशंस। फीलिंग्स या इमोशंस कह सकते हो आप दूसरे वाले। ब्रेन के पास हाथ या पाँव नहीं है कंट्रोल करने के लिए, तो जिस भी चीज से एक्शन लोगे ना, जिस भी चीज के ऊपर, उस चीज से रिलेटेड ये तीन चीजें देने लग जाता है, ताकि आप वो एक्शन कंटिन्यू कर सको। आपने एक इंसान से रिलेटेड एक्शन लिया है तो उससे रिलेटेड ही थॉट्स आने लग जाएंगे, उससे रिलेटेड इमोशंस, फीलिंग्स आने लग जाएंगी, उससे रिलेटेड आपकी बॉडी में सेंसेशंस आने लगेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कितना ज्यादा आपने उस इंसान से रिलेटेड एक्शन लिया। और उस एक्शन के साथ साथ एक नैरेटिव भी होता है जो आपका बिल्ड हुआ होता है। हम ऐसे मिले लाइब्रेरी में, वो वहां बैठा था, whatever। वो बात इत्तेफाक की बात है, मेरी क्लास में था, पेंसिल मांगी थी, बड़े नेचुरली मिले थे हम। तो आपकी एक प्रेम इश्क की एक नैरेटिव भी होता है, तो दैट नैरेटिव विद योर एक्शंस, तो आपके ब्रेन के अंदर बहुत एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कॉकटेल बैठ जाता है उस इंसान से रिलेटेड, और आप कहते हो दिस इज लव। क्योंकि अब कुछ तो बोलना ही है, उसको क्या बोलोगे? उस वक्त तो पता नहीं है ट्रॉमा बॉन्ड क्या होता है, इमोशनल एडिक्शन क्या होता है, अभी तो क्लाउड में उड़ रहे हो, लव समझ रहे हो उसे, बट जब अलग हो जाता है। लेकिन अब जब अलग हो गया है तो ब्रेन ने पैटर्न अपना बना लिया है इस टाइम पीरियड में एक्शंस देख करके कि वो उससे रिलेटेड थॉट्स, फीलिंग्स और बॉडी में सेंसेशंस देता है, और ब्रेन को लगता है ये सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, तभी हम इसके लिए इतना एक्शन करते हैं। अब वो इंसान क्या है?
पैटर्न नहीं गया, पैटर्न वही है। ब्रेन को लगता है ओ शिट कहीं हम मर ना जाए, वो तो शायद सर्वाइवल के लिए जरूरी था, वो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, वो चला गया। क्या करूं मैं इसको इस जिस्म से कैसे आए वो चीज वापसी लेकर के आऊं, काम करता हूं, उससे रिलेटेड थॉट्स, इमोशंस और बॉडी में सेंसेशंस बहुत ज्यादा दे देता हूँ, तो उसी से रिलेटेड बहुत ज्यादा यादें, सोचें, उसकी चीजें बार बार उसमें आप सोचने लग जाओगे, क्योंकि ब्रेन बार बार वही थॉट देगा, वही इमोशंस देगा, वही फीलिंग्स देगा, वही बॉडी में सेंसेशंस देगा, बहुत ज्यादा रोना देगा, बहुत ज्यादा एग्जैक्ट ब्रेन को पता है, उसने आपके 20-25 साल, 40 साल, 60 साल जो भी आपकी उम्र है, उसमें उसने देख लिया कि इसको मैं क्या देता हूं तो ये ट्रिगर होती है। ये नहीं हो सकता है ये सैडनेस से इतना ट्रिगर नहीं होती, जेलेसी से होती है, तो इसको जेलेसी दूंगा, तो जेलेसी से ट्रिगर होकर एक्शन लेगी। वो ब्रेन को एक्चुअल में नहीं पता कि वो आपके एक्स का थॉट दे रहा है, उसको ये भी नहीं पता कि वो किसी इंसान का थॉट दे रहा है, उसको ये भी नहीं पता वो पॉजिटिव थॉट दे रहा है, उसको ये भी नहीं पता वो नेगेटिव थॉट दे रहा है, उसको पता ही नहीं है वो आपको क्या दे रहा है। उसको बस इतना दिखता है कि कुछ भी दे रहे हैं तो उसके बेस पे ये रिएक्ट करके एक्शन लेती है आउटसाइड ऑफ हर हेड, मतलब या तो सोशल मीडिया पे जाके स्क्रॉल करना, या उसको स्टॉक करना, या उसकी पुरानी चार्ट्स पढ़ना, फोटोज देखना, सैड सॉन्ग लगा के अरिजीत सिंह के बैठ के चलना मेरे और सुन के रोना, व्हाटएवर दैट इज, कि ऐसा कुछ कर रही है मैं जो दे रहा हूँ उसके बेस पे, या इनसाइड ऑफ योर हेड जब मैं ऐसा कोई इमोशन देता हूँ तो उसके बारे में बैठ के सोचती है कुछ होता है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो ब्रेन बोलता है हमने जो दिया था सही दिया था और दो, उसको एक्चुअल में नहीं पता कि वो किसी इंसान से रिलेटेड थॉट्स है। तो ब्रेन इज जस्ट लाइक उसको एक मशीन की तरह देखो जो आपको कुछ चीजें दे करके टेस्ट करके देख रहा है, एल्गोरिथम की तरह कि आप उससे कैसे रिएक्ट करते हो। क्योंकि पास में उसने सीखा है कि वो इंसान बहुत इंपॉर्टेंट था, तो उससे रिलेटेड अभी चीजें बहुत शिद्दत से आ रही हैं, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वो इन थॉट्स और इमोशंस के साथ इंटरेक्ट करने लग जाते हैं। जैसे टिकटॉक पे रील्स आती हैं बहुत ज्यादा तो लोग देखने लग जाते हैं, इंस्टाग्राम पे वैसे ही इन थॉट्स और इमोशंस को अटेंड करने लग जाते हैं। इनके बेस पे सैड सॉन्ग सुनेंगे, इनके बेस पे उसकी फोटोज देखेंगे, चार्ट्स पढ़ेंगे, इस बारे में याद करेंगे हम वहां मिले थे, क्यों हुआ ऐसा, क्यों वो हील होकर के नहीं मिल सकता हमें, क्यों क्यों वो सुधर नहीं सकता, क्यों ये रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, क्यों मेरे ही नसीब में ऐसे नमूने लिखे हैं, बट डिफरेंट। तो फर्स्ट थिंग, उससे रिलेटेड तमाम चीजें हटाओ, उन इमोशंस को खुल के एक्सपीरियंस कर लो, एंड देन एक बार रो लो, और रोने के बाद लाइट फील होता है, उस स्पेस में आ जाओ जहां थोड़ा रो लिया है और आपको अब आप बैठे हो कि ठीक है थोड़ा सोच सकते हो। उस कैफियत में अपने आप से पूछो कि अगर मुझे डिटैच होना है किसी भी इंसान से, तो डिटैच होने के लिए ये देखना जरूरी है कि मैं अटैच्ड हूं, और अटैच्ड क्यों हूं, मुझ में ऐसा कौन सा खाली स्पेस है जो वो इंसान फिल कर रहा था। और दिस इज द स्टेप ऑफ रीपेरेंटिंग। हो सकता है उस इंसान से आपको एक सेफ्टी का एहसास हो रहा था, हो सकता है उस इंसान से आपको एक काइंडनेस मिल रही थी, हो सकता है उस इंसान से आपको एक वैलिडेशन मिल रही थी, हो सकता है वो इंसान आपके लिए स्टैंड ले रहा था, हो सकता है वो आपको गिफ्ट्स दे रहा था, हो सकता है वहां पे क्वालिटी टाइम था, हो सकता है वहां पे एक्ट्स ऑफ सर्विस थी, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो आपकी लाइफ में आपके खुद के रिलेशनशिप में खुद के साथ मिसिंग है, लेकिन वो इंसान आपके लिए कर रहा था। फॉर दोज रीजन हम उसको बहुत इंपॉर्टेंस देकर उस पर उससे अटैच हो जाते हैं। तो डिटैचमेंट इज नॉट समथिंग लाइक यू आर ट्राइंग टू डिटैच, इफ यू आर ट्राइंग टू डिटैच वो डिटैचमेंट नहीं है, डिटैचमेंट इज व्हाट हैपेंस नेचुरली। तो वो जो नीड थी वो खुद के अंदर खुद फील करना, जैसे कि आपका आपका अपीयरेंस कहीं ना कहीं इनसिक्योर लगता है, अपने लुक्स को लेके कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो के मे बी आई एम नॉट गुड लुकिंग, ये सो कॉल्ड आजकल जो प्लास्टिक सर्जरी करा के क्या क्या करवा के ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स बैठे हैं जिससे, और लड़कियां अपने आप को बहुत ज्यादा कंपेयर करके कमतर समझने लगी हैं, कॉम्प्लेक्स का शिकार होने लगी हैं, वी फील लाइक नो आई एम नॉट गुड इनफ और दिस और दैट, और वहां पे कोई मदन चोमू आदमी व्हाटएवर आपको नहीं नहीं यू आर सो अट्रैक्टिव, क्या बात कर रहे हो, कभी देखा है अपने आपको, यू आर सो प्रिटी, यू आर लाइक द मोस्ट प्रिटीएस्ट पर्सन आई हैव मेट, वाह वुड हम आपकी सेल्फ टॉक खुद से रिलेटेड नेगेटिव है, बट उसने तो चार चांद लगा दिया आपकी तारीफ पे, कभी आंखें देखी हैं अपनी, अरे भाई घर वालों ने भी देखी है, उनको बिल्कुल नहीं पसंद, बट एनीवेज इसको बहुत पसंद, इतनी प्यारी हैं आप, व्हाटएवर व्हाटएवर दैट मींस। उस इंसान से हो सकता है आपको अटेंशन मिलती है जो अटेंशन आप खुद को नहीं देते, इंस्टेड ऑफ गिविंग योर अटेंशन टू योरसेल्फ आप इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, दूसरे लोग, लोगों की गॉसिप, इन सब चीजों को अटेंशन देते हो, अपनी नीड्स, अपनी लाइफ, अपने ऊपर अटेंशन नहीं देते हो, बट वो इंसान आपको अटेंशन दे रहा था। तो जब आप खुद को अटेंशन देने के बजाय दुनिया में सब जो हो रहा है
पता है उस एक्टर का किससे ब्रेकअप, अबे तुम्हारी लाइफ से उसका क्या, व्हाई डू यू फॉलो पीपल जो आप मर भी गए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे, बट आप सारी अटेंशन वहां देते हो, रैंडम गॉसिप, खानदान में क्या हो रहा है, खाला के घर पे क्या हो रहा है, सेलिब्रिटीज में क्या हो रहा है, मुल्क में क्या हो रहा है, अपने आप को अटेंशन नहीं देते हो। तो योर ब्रेन सीज कि आप इंपॉर्टेंट नहीं हो, बट यहाँ से कोई आता है वो आपको अटेंशन देता है, एंड नाउ यू लाइक यू फील इंपॉर्टेंट, एंड दैट सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस की वजह से आप अटैच होते हो सकता है उस इंसान से आपको काइंडनेस मिली है, और ये डार्क शैडो पार्ट का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम लोगों के दुख की एक बहुत बड़ी वजह हमारी सेल्फ टॉक होती है। हम जैसे ये बाहर में बात कर रहा हूँ उसको टॉकिंग बोलते हैं, अगर मैंने बंद कर दिया, अब अंदर मेरी बातचीत चल रही है, उसको थिंकिंग बोलते हैं, उसको थॉट्स बोलते हैं। तो थिंकिंग इज अंदर बात करना, तो अंदर जो हमारी बात होती है वो कई बार बहुत नेगेटिव होती है। मुझसे कई बार कॉल पे भी लोगों ने पूछा है, मुझे पता है मैं बहुत बुरी हूँ, वाकई में पता है आप बहुत बुरी हो, कि मुझे पता है मैं ऐसी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, मुझ में ये बुराइयां हैं, ये हैं, वो है, व्हाई आर यू सो हार्श ऑन योरसेल्फ। अभी आपको ये भी नहीं पता कि एक्चुअल में आप क्या है। बुरी पे तो हम बाद में आते हैं। हम अपने अंदर जितनी गलतियां देखते हैं, जितनी बुराइयां देखते हैं, जितना अपने आप को कोसते हैं, एक तो दूसरों को भी वैसे ट्रीट करने लग जाते हैं अनजाने में, अपने पार्टनर्स में भी से बुराइयां देखने लग जाते हैं, कोसने लग जाते हैं, उनको भी बस ठीक करने में लगे रहते हैं। सो ये अपने अंदर एक जो एक आवाज होती है ना, आपने कोई टास्क सेट करें, वो मिस हो गए, नहीं हो पाए, और अब आप बैठे हो और अपने अंदर आपकी आवाज के चलिए, आई एम सो स्टूपिड, आई एम सो डम, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, मैंने एक बात सेट की थी, मुझसे वो भी नहीं हुई, पूरी दुनिया देखो कैसे खुशी से जी रही है, जॉब कर ली, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मुझसे कुछ नहीं हो रहा, आई एम सच अ फेलियर, मेरे से कुछ होता नहीं है, ये वो, व्हाट इज दिस नेगेटिव सेल्फ टॉक। इमेजिन आपकी एक छोटी सी बेटी है और वो आपके पास कुछ बनाकर ड्राइंग लेकर आती है, वो बहुत घटिया ड्राइंग है, और लेट्स से वो आई है आपके पास, वो आपको दिखा रही है, would you say to your child, oh you're so dumb, that is so stupid, ये क्या है, बहुत एकदम घटिया। आप उसकी पूरी धज्जियां उड़ा दोगे, या आपकी बेटी जो है या आपका बेटा जो है वो किसी कंपटीशन में या स्कूल के पार्टिसिपेशन में लेट्स से फेल हो गया, उसने ट्राई करी, नहीं फर्स्ट आ सका, कुछ प्रॉब्लम हो गई, डू यू थिंक आप उसको उस तरह जज करके बोलोगे तुम तो हो ही बेवकूफ, तुमसे कुछ होता ही नहीं है, तुम बहुत बुरी हो, यू आर सो स्टूपिड, और आप उसकी टॉर्चर करके उसकी पूरी सेल्फ एस्टीम की धज्जियां उड़ा दोगे? नो 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 नो, वहां पे हम उसको समझाएंगे, नो बेटा वी हैव टू ट्राई अगेन, हमने समझ के करना है, हम मोटिवेशन देंगे, वहां हम ज्ञानी बन जाएंगे, इनकरेज करेंगे, लेकिन वही चीज अपने साथ हुई हो लाइफ में तो हुई बेवकूफ, क्या करूं, आई एम सो स्टूपिड, आई एम सो बैड, मुझे आता ही नहीं है, आई एम दिस, आई एम दैट। मैं कितने लोगों से बात करता हूँ काउंसलिंग में, और वो जब मुझसे अपने सवाल शेयर करते हैं, मोस्टली उनके क्वेश्चंस में इतनी नेगेटिव सेल्फ टॉक होती है, इतनी नेगेटिव सेल्फ टॉक होती है, उनके दुख का जड़ वो खुद ही है। और ऐसे में अगर कोई इंसान आता है और वो उनको काइंडनेस देता है कि नो वो गलती आपसे अनजाने में हुई थी, डोंट बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ, वो आपने जानबूझ के नहीं की, आप करना कुछ अच्छा ही चाह रहे थे, आपको पता नहीं था कि उसका आउटकम ऐसा हो जाएगा, आपको पता होता तो आप जबरदस्ती अपने आपको दुख थोड़ी देते, तो अनजाने में हुआ है, सो डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ, बी सॉफ्ट। हमसे सबसे होती है, मुझसे भी हुई है, हम सबसे हुई है। सो वंस कोई आपको इस किस्म की काइंडनेस देता है, आपको अपने ऊपर सॉफ्ट फील कराता है, आपकी गलतियों को लाइटली फील कराता है, तो आपकी वो जो नेगेटिव सॉफ्ट का बर्डन था वो एकदम से उठता है, वो एक रिलीज होता है, लाइक कोई तो समझ रहा है। बजाय ये देखने की हर्ट हम खुद ही अपने आप को कर रहे थे, उस इंसान ने आके वो हर्ट को रोका तो हमें अच्छा लग रहा है, हमें हम उस हर्ट के बंद होने की वजह से अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें लग रहा है कि हमें उस इंसान की वजह से अच्छा लग रहा है, कहीं ना कहीं आप उससे बहुत अटैच होने लगते हो, कहीं ना कहीं हो सकता है आप अपनी लाइफ में स्टैंड नहीं लेते हो, वो इंसान आपके लिए स्टैंड ले लेता है, नो बोल देता है लोगों को, या आपको आके किसी सिचुएशन में डिफेंड कर लेता है, आपकी जगह बात रख देता है कि इससे ऐसे बात नहीं करो, बिकॉज ऑफ आप तो वो अपनी लाइफ में करते ही नहीं हो, आप चुप, आपसे नो नहीं बोला जाता, तो if someone else does that, someone else says no for you, that is very good, हो सकता है वहां से आपको गिफ्ट्स मिलते हैं जो कि आप अपनी लाइफ में अपने आपको गिफ्ट्स देते ही नहीं, हो सकता है वहां से आपको क्वालिटी टाइम मिलता है जो कि आप अपने साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड ही नहीं करते, तो बिकॉज आपके रिश्ते में ये चीजें मिसिंग होती हैं, वो कहीं और से मिलने लगती हैं, और उनकी ऐसे आपको अच्छा फील होता है, तो जाने अनजाने आप उनसे अटैच होने लगते हैं। तो अटैचमेंट छोड़ने का तरीका इसे देखना कि क्यों अटैच हूं, और वो चीज अपने आप को देना, तो वो चीज की जब नीड फुलफिल हो जाती है, तो अब आप किसी से एक डेस्परेट नीड की वजह से नहीं जुड़ रहे हो, आप आउट ऑफ फुलफिलमेंट जुड़ रहे हो, आप आउट ऑफ शेयरिंग मूड में जुड़ रहे हो कि अब मैं शेयर करने के लिए जुड़ रही हूँ, नॉट टू गेट समथिंग और समवन। और ये जो मैंने अलग अलग चीजें बताई, इसको एक बुक में लिखा गया है, 5 लैंग्वेजेस ऑफ लव,
5 लैंग्वेजेस ऑफ लव क्या होती हैं कि जैसे हर इंसान अलग अलग लैंग्वेज में बात करता है, चाइनीज में, उर्दू में, स्पेनिश में, इंग्लिश में। स्पेनिश से जाके आप उर्दू में बात करोगे उसको समझ नहीं आएगा, वो बोलेगा क्या कह रहे हो भाई। उर्दू वाले से आप चाइनीज में बात करोगे उसको समझ नहीं आएगा। तो इसी तरह हर इंसान की लव लैंग्वेजेस है, उनसे उनकी लव लैंग्वेज दोगे तो उनको प्यार महसूस होता है। आपको आपकी लव लैंग्वेज मिलेगी तो आपको प्यार महसूस होगा, और आप अपना प्यार देते भी उस लव लैंग्वेज में। 5 लव लैंग्वेजेस होती क्या है? फिजिकल टच, एक्ट्स ऑफ सर्विस, किसी के लिए कुछ कर देना, कोई काम उसके काम में हेल्प आउट कर देना, प्रोजेक्ट में उसकी शर्ट इस्त्री कर देना, कुछ बना के दे देना, उसका कोई काम हल कर देना, एक्ट्स ऑफ सर्विस। क्वालिटी टाइम, वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, अच्छी बातें, पॉजिटिव बात करना उससे रिलेटेड, उसको कुछ अप्रिशिएट वाली बातें करना, कॉम्प्लीमेंट देना, वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन। एंड गिफ्ट्स, गिफ्ट गिविंग। तो सबकी अलग अलग होती है। हो सकता है किसी की लव लैंग्वेज फिजिकल टच हो और आप उसको वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन दे रहे हो, तो वो मिसमैच हो जाता है। तो आपने एक तो ये समझना होता है कि मेरी लव लैंग्वेज क्या है। उसके लिए फ्री में गूगल पे टेस्ट अवेलेबल है, जाके अपना टेस्ट कर लेना कि माई लव लैंग्वेज टेस्ट, और वो करके आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा मेरी लव लैंग्वेजेस ये हैं, और जिस पार्टनर के साथ उसकी भी समझ लो कि उसकी लव लैंग्वेजेस हैं क्या, एंड देन यू कैन ब्रिज दैट गैप। बहुत से कपल्स इसलिए अलग होते हैं क्योंकि हस्बैंड और वाइफ दोनों ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन एक चाइनीज में और एक उर्दू में, तो दोनों ड्रेन फील करते हैं और दोनों हैप्पी और फुलफिल्ड फील नहीं करते। वो किसी काउंसलर के पास जाते हैं, काउंसलर को बोलता है अच्छा देखो आपकी वाइफ की लव लैंग्वेजेस है क्वालिटी टाइम, आप उसको गिफ्ट देके समझते हो मैं इसके लिए इतना करता हूँ, ये समझती क्यों नहीं? उसको आपको गिफ्ट की इतनी नहीं पड़ी है, उसको आपका टाइम चाहिए, आपकी अटेंशन चाहिए, उसको आपकी फ्रेंडशिप चाहिए, उसको आपका क्वालिटी टाइम चाहिए। वाइफ को समझाते हैं कि देखो आप एक्ट्स ऑफ सर्विस में कहीं बहुत ज्यादा कर रहे हो, उसकी लव लैंग्वेज वट एवर इट इज, मे बी इट इज वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, मे बी इट इज फिजिकल टच। तो आप ये करो तो उसको प्यार महसूस होगा, आप ये करो तो उसको प्यार महसूस होगा। और उस काउंसलिंग के बाद वो दोनों अपना बिहेवियर बदल के एक दूसरे की नीड फुलफिल करने लगते हैं, बूम, रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म। ये 5 चीजें जरूरी नहीं है आप इसके लिए किसी इंसान पे डिपेंड करो, यू कैन गिव दिस टू योरसेल्फ। आप वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन, एफर्मेशंस अपने आप को खुद बोल सकते हो, जो मैंने स्टार्ट में 4 स्टेटमेंट्स प्रैक्टिस करवाई थी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, वो अपने आप को बोल सकते हो। नॉट जस्ट दैट, उसके अलावा आप और भी ऐड करके चीजें बोल सकते हो। क्वालिटी टाइम आप खुद के लिए स्पेंड कर सकते हो, अपने आप को ले जाओ वॉक पे, डिनर पे, खाने पे, किसी जगह पे जाने का दिल चाह रहा है चले जाओ अकेले, अपने आप को गिफ्ट्स ले दो, कभी कपड़े दिला दो, कुछ सैंडल्स, शूज, कोई भी आपका फेस केयर का सामान, हेल्थ का, डाइट का सामान, अपने लिए डाइटिशियन का कुछ कोर्स ले लो। डू समथिंग फॉर योरसेल्फ, गिव गिफ्ट्स टू योरसेल्फ, वो गिफ्ट्स जो आपकी लाइफ को बेहतर करे। गिव क्वालिटी टाइम, गिव वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन, अप्रिसिएशन। तो जितना आप अपनी इन चीजों को देते जाओगे, अपने आप को, अपनी बाल्टी को भरते जाओगे, उतना लोगों पे डिपेंडेंसी हटेगी। बट बहुत से लोग, होता ये है कि सालों साल गुजर जाते हैं, वो उस ब्रेकअप और उस पेन से बाहर ही नहीं आ पाते। और एक मैं रिसेंटली ऑनलाइन एक केस सुन रहा था, उसमें कोई आंटी थी और उनका जवानी में किसी बंदे से था रिलेशनशिप, नहीं हो सका, फॉर सम रीजन ब्रेकअप हो गया। अब बुढ़ापे में आ गए, उन आंटी की एज बहुत ज्यादा गुजर गई है, एंड शी इज स्टिल स्टक ऑन दैट वन गाय। उस एक बंदे पे वो अटकी हुई है, उनकी उम्र बहुत ज्यादा गुजर चुकी है, एंड आयरॉनिक पार्ट इज कि उस बंदे की डेथ भी हो गई, बट वो मूव ऑन नहीं हो सका, तो फिक्सेशन हो गई, वो फंस गई। और ऐसे केसेस बहुत सारे होते हैं जो जिंदगी भर उससे बाहर नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि उनको कभी ये समझ ही नहीं आया कि दिस इज नॉट लव, जिसे वो लव कह कह के अपने आप को पागल बना रहे हैं। वो ये देख ही नहीं पाते कि ब्रेन एक मशीन की तरह है, जो ये देखता है कि आपने क्या एक्शंस लिए हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए थॉट्स, फीलिंग्स और सेंसेशंस देता है। और अगर आपको उसका जो दिया हुआ पैटर्न है, वो जो आपको फीलिंग्स दे रहा है, वो जो आपको उसकी यादें दे रहा है, थॉट्स दे रहा है, सेंसेशंस दे रहा है, वो बदलना है, तो उसके लिए पहले आपको अपने एक्शंस बदलने होंगे। दे डोंट नो दिस, उनको बस वो याद आती है, वो बैठ के याद करने लगते हैं। मूवी से में उससे रिलेटेड कुछ दिख जाता है, ऐसा ही हुआ था, कोई गाना आ जाता है, उस गाने में वैसी बात ट्रिगर हो जाती है, वो हिट कर जाता है, रोना आ जाता है, चीजें याद आ जाती हैं, चीजें ट्रिगर कर जाती हैं। और कहीं ना कहीं ट्रिगर होने से डरते भी हैं, तो जितना डरते हैं उतना वो और भी आती है। तो एक तो उसको जब आए आने दो, उसको बोलो उखड़ आ जाओ, आ जाओ थॉट्स, आ जाओ इमोशन, आ जाओ, देख लेते हैं क्या कर लो। ऐसे इमोशन और थॉट्स ही भूलेंगे, क्या ही बिगाड़े हम, इसका फर्क ही नहीं पड़ता, अजीब चीज है। और दूसरा, अपने आप को, जो मैंने पिछले सेशन में बात की थी कि ना चाहते हुए, अनकंफर्टेबल फील करते हुए एक्शंस लो। अपना एक लाइफ मैप बनाओ, उसको लगाओ, और उस कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए आपका दिल नहीं कर रहा, हर लम्हे में आपको उसकी याद आएगी, उसकी सोचें आएंगी, उसके थॉट्स आएंगे,
जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ है, वो चीजें आपको रोकेंगी, वो आपको एक्शन नहीं लेने देंगी, क्योंकि वो चाह रही है कि आप जो करते थे वो ही करो। लेकिन अगर आपको इस पैटर्न को ही बदलना है, तो ना चाहते हुए अपने आप को जबरदस्ती आपको ये करवाना होगा। जैसे प्ले स्टेशन में कोई हमारी गाड़ी को टक्कर मारता है, हमारी गाड़ी गिर रही होती है, तो हम एक्स 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 का बटन दबा के उसको बार बार ट्रैक पे लेकर के आते हैं। वैसे ही बार बार अपने आप को उन एक्शंस के ऊपर डेली स्केड्यूल में लिख लो कि सुबह मॉर्निंग में सनलाइट, फेस केयर, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज या वटेवर, या ब्रेकफास्ट, शाम में मैं ये वॉक पे, या रात में मैं पेंटिंग, स्केचिंग, दोस्तों के साथ टाइम, स्पोर्ट्स खेलना है, तफरी देखना है, या कोई एजुकेशनल कंटेंट देखना, अपनी चीजें लिख लो। और उस लम्हे में जब वो काम करने का नहीं दिल चाहे, यही अपॉर्चुनिटी है हील करने की। जब वो काम करने का दिल नहीं चाहे, इसी मोमेंट में इमोशनल फिटनेस की प्रैक्टिस होती है, जब वो दिल ही नहीं चाह रहा वो काम करने का, और उस लम्हे को एज एन अपॉर्चुनिटी देखो कि हाँ, ये वो लम्हा आ गया जब मेरा ये काम, ये एक्शन लेने का दिल नहीं चाह रहा, और अब अगर मैं एक्शन ले लूंगी तो मेरी इमोशनल फिटनेस बिल्ड होगी, मेरी इमोशंस को रेजिस्ट करने की सलाहियत बिल्ड होगी, और मैं कुछ और कर सकूंगी, कुछ और ग्रो हो सकेगा। पैटर्न्स, ट्रॉमा बॉन्ड्स, ट्रॉमेटिक चीजें, ये सब टूटती ही इस तरह है कि आपका दिल कर रहा है कुछ करने का, और आप उसके बेस पे चेस करते हो जैसे करते थे, उसके बेस पे वैलिडेशन हासिल करते हो जैसे करते थे, या उसके बेस पे रन करते हो, अवॉइड करते हो, या भागते हो जैसे करते थे। तो अगर आप दोबारा वैसे ही एक्ट कर लेते हो, तो आपका ट्रॉमा और आपका पैटर्न कंटिन्यू होता है। लेकिन उस लम्हे में इंस्टेड ऑफ चेजिंग, आपको फील हो रहा है कि मुझे इसको बनाना चाहिए, मुझे इसको चेस करना चाहिए, मुझे सैक्रिफाइस करना है, मुझे ये होना है, मुझे वो होना है, बट आप इंस्टेड ऑफ वैलिडेशन चेस करने के बजाय आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करने लग जाते हो, अपने लिए चीजें करने लग जाते हो, और ऑपोजिट एक्शन ले लेते हो, ट्रॉमा पैटर्न टूट जाता है। इंस्टेड ऑफ उस सिचुएशन में जहां भागते हो, अवॉइड करते हो, आपको फील हुआ कि मेरा दिल चाह रहा है मैं भाग जाऊं, छोड़ जाऊं, घोस्ट कर दूं, इग्नोर कर दूं, बट इट्स कॉलिंग आउट हाउ। बट उस मोमेंट में अगर आप कॉल उठा लेते हो, उस मोमेंट में आप जवाब दे देते हो, उस मोमेंट में आप एंगेज करते हो, आप अपने डिफरेंट चॉइस लेते हो, वो ट्रॉमा पैटर्न टूटता है, वो आपका पैटर्न इनएक्टिव होने लग जाता है, क्योंकि अब आपके एक्शंस बदल रहे हैं। तो नए एक्शंस के हिसाब से नया पैटर्न बनने लगता है, बट पहले एक्शन होगा। उस इंसान की याद उतनी ज्यादा आएगी जितना ज्यादा आप अपने माइंड के अंदर, इनसाइड ऑफ योर हेड, या माइंड के बाहर अपनी लाइफ में उसके ऊपर एक्शंस लोगे। माइंड के अंदर मतलब उसके बारे में रूमिनेट करना, ओवर थिंक करना, ओवर एनालाइज करना, ये गलत हुआ, वो गलत हुआ, ये नहीं करना था, वो नहीं करना था, ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, यूं होना चाहिए था, सारी ओवर थिंक आउटसाइड ऑफ योर हेड। उसकी सोशल, मैंने बताया, स्टॉक करना, देखना, चार्ट्स पढ़ना, गिफ्ट्स देखना, देखना कि वो क्या कर रहा है, फिजिकली उस पर नजर रखना, किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है। तो जितने एक्शंस उतनी ज्यादा कंटिन्यू होगा। स्टॉप योर एक्शंस, चूज डिफरेंट एक्शंस। गोल इज नॉट, जो बहुत से लोग देखते हैं और अपने थेरेपिस्ट से भी चाहते हैं, कि गलत वो था, गलत मैं। एवरीबडी वांट्स के किसी तरह उनको ये दिलासा मिल जाए कि यू आर नॉट रॉन्ग, गलत तो वो था, रेड फ्लैग तो वो था, उसने बहुत गलत किया। जब तक ये ब्लेम गेम है तब तक हीलिंग नहीं होगी। या तो खुद को ब्लेम कर रहे हो या उसको ब्लेम कर रहे हो। हीलिंग इज ये देख लेना कि हमने जो किया, वो हमारे जो बचपन से लेके आज तक जो भी वूंड्स थे, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पड़ी थी, उसके बेस पे अपने आप एक्शन। उसने जो किया, अगर हम उसकी जगह होते और सेम वूंड, सेम ट्रॉमा पैटर्न्स और सेम अपब्रिंगिंग के साथ हम बड़े होते, हम इस इंसान के साथ एग्जैक्टली ऐसे ही करते जैसा उसने किया, ना उससे थोड़ा सा ज्यादा, ना थोड़ा सा उससे कम। जब इस बात को आप साइंटिफिकली गहराई से देख लेते हो, तो आपको दैट इज हीलिंग। क्योंकि अब यहाँ ब्लेम करने की कुछ गुंजाइश नहीं बची। एंड अ बिग पार्ट ऑफ इन चीजों से हील करने का होता है खुद की गलतियां, खुद के आप को आइडेंटिफाई करना और देखना। आजकल के मॉडर्न सो कॉल्ड काउंसलिंग और कोचिंग में बहुत कॉमन बात है कि आप हमारे पास आए हो और हम आपको फूल के गुप्पा बनाते हैं, आपकी तारीफ करके और आपको पॉजिटिव दिखा के और उसको विलन दिखा के, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, हमारे पास और आगे और पैसा दोगे। तो बट उससे आपकी हीलिंग नहीं होती। हर इंसान आपको मिलेगा ये बोले, नो यू डिजर्व बेटर है, रियली ही वाज नॉट द राइट यू, आपको बहुत अच्छा मिलेगा। वो रेड फ्लैग था, पहले ही रेड फ्लैग था, आप नहीं थे, वो था ही धोखे बस। अच्छा, आप दूध के दूल्हे थे। कोई भी आपको आपकी गलती, आपकी रेड फ्लैग्स, आपकी बुराइयां बताएगा ही नहीं। सब आपको आपको पॉजिटिव और अगले इंसान को ही नेगेटिव दिखाएंगे। इतना ही वो नेगेटिव और रेड फ्लैग था और आप उसको लेके घूम रहे थे, तो सोचो आप क्या थे। तो वो कहते हैं खुदा की तरफ से, मैंने किसी से समझा था एक बुजुर्ग से, वो कहने लगे खुदा की रहमत की निशानी है कि इंसान को अपने अंदर ऐब, बुराइयां और कोताहियां नजर आ जाए। जब तक उसको किसी और के अंदर बुराइयां, कोताहियां और ऐब नजर आ रहे हैं, तब तक उसके ऊपर रहमत अल्लाह की शुरू नहीं हुई। जब उसको सिर्फ अपने अंदर बुराई, कोताही, ऐब नजर आने लग जाए, अपनी गलतियां, अपनी खामियां महसूस होने लग जाए, और वो उनको ठीक करने का अमल शुरू कर दे, तो उसका मतलब है अल्लाह ने उस पर रहमत शुरू कर दी और उस पर करम हो गया।
तो बदनसीबी है उन लोगों की जिनको सिर्फ दूसरों में ऐप दिखते हैं, खुशनसीब है वो लोग जिनको अपनी भी गलतियां दिखती हैं। गोल इज नॉट कि आप ब्लेम करो या उसको हेट करो या अपने आप को हेट करो, गोल इज इनडिफरेंस हो जाना। इनडिफरेंस इज कि वो चीज रहे ना रहे से फर्क नहीं पड़ता। जैसे मेरे यहाँ पे एक कैलेंडर पड़ा है, इसका थॉट अगर मेरे माइंड में आ भी गया मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, नहीं भी आया नहीं फर्क पड़ता। दो किस्म के थॉट्स होते हैं, एक होता है प्रॉब्लमेटिक थॉट और एक होता है नॉन प्रॉब्लमेटिक थॉट। नॉन प्रॉब्लमेटिक थॉट वो होते हैं जिनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे बादल है, ये रूम है, ये कैलेंडर है, दरख्त है, पानी है, थॉट्स हैं ये सब भी, लेकिन इनसे हमें कोई तकलीफ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और एक होते हैं प्रॉब्लमेटिक थॉट्स, विच इज मैं से पैदा होने वाले थॉट्स, मेरा रिलेशनशिप, मेरा पास्ट, मेरी लाइफ, मेरी हिस्ट्री, मैं अच्छी, मैं बुरी, मैं, मेरा करियर, मेरी ग्रोथ, मेरी सक्सेस, मेरी ओवर थिंकिंग, मेरी अचीवमेंट, मेरी बहन, मेरी अम्मी, मेरे फादर। अबे तुम कहाँ हो? मैं। तो ये प्रॉब्लमेटिक थॉट्स होते हैं। मेरा नेक्स्ट सेशन थोड़ा इस मैं के ऊपर है, एंड आई डोंट वांट कि उसमें ज्यादा लोग अटेंड करें। अच्छा है, और उसमें लोग कम हो जाए तो खुल के बात होगी, क्योंकि जब बहुत ज्यादा लोग हुए तो शायद मैं उसमें इतनी डीपर बात ना करूं, बट वो एक अलग ही लेवल पे मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। लेट्स सी क्या होता है। सो द गोल इज इनडिफरेंस, कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि उसका थॉट रहे या मिट जाए। यू सी इट कि ये होना जरूरी था, और जैसा हुआ बिल्कुल ऐसा ही होना जरूरी था मेरी ग्रोथ के लिए। अगर ये ऐसा नहीं होता या थोड़ा सा भी वैसा होता या थोड़ा सा भी वैसा होता तो मेरे अंदर जो ग्रोथ आनी थी, जो रिफ्लेक्शंस आनी थी, वो नहीं आती। तो मेरे साथ पास्ट में जो हुआ है वो मेरे हिसाब से सिचुएशन टेलर मेड थी टू टर्न मी इनटू दिस बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। उसके बगैर नहीं होता। जैसे अभी मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ जो इस पेन से नहीं गुजरे, इस पेन से पहले वाली स्टेट में, टीनेज में होंगे, यंग टीनेज में होंगे, 20s में होंगे, जो भी, उनको मैं कोई भी कितना भी समझा ले, अब तो समझना ही नहीं चाहिए, वो बोलेंगे क्यों पढ़ा रहे हो? तो वो उस लेसन, उन सबक के लिए रेडी ही नहीं है। मैंने बहुत देखा है, वो उन सिचुएशंस के लिए रेडी नहीं है। लेकिन जब उस पेन से गुजरते हैं उसके बाद उनका दिमाग खुलता है, हाँ, फिर वो सीखने के लिए, सबक के लिए तैयार होते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अभी जो मैं डीपर कुछ बातें करता हूँ कोई दिलचस्पी नहीं आती, लेकिन जब वो दर्द और पेन और दुख से गुजरते हैं अपने आप दिमाग खुल जाता है। तो कहीं ना कहीं दिस पेन इज नेसेसरी, ताकि हमारे अंदर जो बुराइयां और ऐप थे उनके ऊपर हमारी नजर चली जाए और हम उनको हील और चेंज करना शुरू करें। आफ्टर दिस हम बाउंड्रीज और पेरेंट्स पर टच करने वाले, बट दिस इज व्हाट इट इज टू हील, कि हम पीपल प्लीजिंग से सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ जाएं। इंस्टेड ऑफ पीपल, लोगों की नजरों में रिस्पेक्ट ढूंढे, हम अपनी नजर में खुद की रिस्पेक्ट बिल्ड करें। और अपनी नजर में रिस्पेक्ट कैसे बिल्ड होती है? इट इज नॉट कि लोग आपको कैसे देखते हैं, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। लोग तो नबी को भी बहुत बुरा भला कहते थे, हजरत ईसा जीसस को भी बहुत बुरा भला कहते थे, मूसा को भी बहुत बुरा भला कहते थे। क्या मतलब वो लोग बुरे थे? लोग उन्हें मारना चाहते थे, कत्ल करना चाहते थे, उनको शहरों से निकालना चाहते थे, क्या जुल्म नहीं होता था उन पे? तो लोगों की ओपिनियन आपके बारे में क्या कहती है, वो तो महान से महान लोगों के बारे में भी बुरी रही है। आप क्या हो? सो सेल्फ रिस्पेक्ट इज कि आप जब मिरर में खुद को देखते हो कि आपको रिस्पेक्ट फील होती है, और वो कैसे होती है? बाय टेकिंग एक्शंस। एक ऐसे इंसान की जिसको आप रिस्पेक्ट करोगे। आप किस इंसान को रिस्पेक्ट करोगे? जो फालतू सीरीज मूवीज नेटफ्लिक्स पे टाइम वेस्ट करता रहता है, या जो एजुकेशनल कंटेंट देख के अपने माइंड को समझ रहा है, अपनी हेल्थ को समझ रहा है, अपने करियर को समझ रहा है, ग्रो कर रहा है, उसको करोगे ना। जो एजुकेशनल कंटेंट देख रहा है तो वो देखो। आप बाहर निकलो, आपके पास चॉइस है, ये सामने से फ्राइज खा लूं या यहाँ से लेके बनाना खा लूं, या कोई खीरा खा लूं, सैलड खा लूं, कोई भी एप्पल खा लूं। मैं किसकी रिस्पेक्ट करूंगी? वो जो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करता है, या वो जो भद्दा पेट निकला हुआ, मुंह पे पिंपल निकले हुआ, अजीब सा दिख रहा है? इसको करूंगी जो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज कर रहा है, तो मैं ये एक्शन लूंगी। मैं किसकी सेल्फ रिस्पेक्ट करूंगी? जो हमसे अदब से, इज्जत से पेश आता है, बहुत झुक के एहतराम से बात करता है, या जो गाली गलौज करता है, तू तो आग करके बात करता है और उसके कोई इखलाक नहीं है। जो अच्छे इखलाक से पेश आता है, मैं अच्छे इखलाक से पेश आऊंगी। हम किसकी इज्जत करेंगे? जो सड़क पे गाड़ी चला रहा है तो ट्रैफिक से फॉलो कर रहा है, या चंद रुपए का फ्यूल बचाने के लिए मेन रोड पे रॉन्ग चले जाता है, उसकी। जो सही से ट्रैफिक फॉलो कर रहा है तो मैं सही से ट्रैफिक फॉलो करूंगी। मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली करके देखा है, आई डू थिंग्स नॉट बिकॉज वो करना चाहिए या करना जरूरी है या करना ही पड़ेगा, सोसाइटी कह रही है, ये रूल्स है, बट समटाइम्स आई हैव फॉलोड अ लॉट ऑफ थिंग्स जस्ट बिकॉज उसकी वजह से मेरी खुद की नजर में सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड होती है। तो आप जब मिरर में देखते हो अपने आप को, तो यूर लाइक, हाँ यार, इस इंसान के लिए मेरे दिल से रिस्पेक्ट आ रही है। क्यों? क्योंकि ये अच्छे अखलाक से लोगों से पेश आता है, इज्जत से बात करता है, अपने आप को प्रायोरिटाइज करता है, अपने आप के साथ काइंड है, दूसरों के साथ काइंड है। बेस्ड ऑन योर एक्शंस यू फील अ सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट इन योरसेल्फ। और जब वो सेल्फ रिस्पेक्ट का एहसास बढ़ने लगता है, और वो कैसे बढ़ रहा है कि आप बार बार गलत चॉइस को अपनी लाइफ में
हर पूरे दिन में आपके पास सैकड़ों चॉइसेस आएंगी जिसमें आप नो बोल सकते हो और कुछ और चुन चुन सकते हो। मे बी इस सेशन के बाद आपके पास चॉइस आएगी कि इंस्टाग्राम स्क्रॉल करूँ या कुछ और कर लूँ या वॉक कर लूँ या क्या करूँ, टाइम पे सो जाऊं या जल्दी फोन बंद कर दूं। चॉइस। जितना आप नो बोलने की प्रैक्टिस करते हो, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपको बाहर नो बोलना आसान होता है। जो कई बार लोग कहते हैं ना यार हमसे बाहर नो ही नहीं बोला जाता, उनसे अपनी लाइफ में भी अपने आप को भी नो नहीं बोला जाता। उनका मन करता है जंक फूड खाने का, खा लेंगे, उनका मन करेगा कुछ करने का कर लेंगे, उनका मन करेगा ये पता है कि ये चीजें नहीं भी करनी चाहिए कर लेंगे, तो उनसे बाहर भी नो नहीं बोला जाता। दे हैव अ वीक इनर स्टेट। पर जब आप एक्शन से नो बोलते हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड करते हो, तो एक तो लोग आपके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं वो फर्क ही पड़ना बंद हो जाता है। इट डज नॉट मैटर एट ऑल। आपके फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपका सर्कल, कौन क्या कहेगा, कोई चीज से किसी से फर्क नहीं पड़ता। जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट एक्चुअल में हाई होती है, आपको इंडिफरेंस होना नहीं पड़ता, आप हो जाते हैं। और आपको नो बोलने की एबिलिटी भी अपने आप आ जाती है। बस आने से आप नो बोल सकते हो, यार नो यार, आई हैव सम प्रायोरिटीज, आई हैव सम कमिटमेंट्स, नहीं यार मुझे जाना होगा, मैं कर नहीं पाऊंगा। तो जितना हम खुद को धोखा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ कि यार कल 4 बजे जिम पे मिलेंगे आ जाना, ठीक है, आप कल 4 बजे जिम पे पहुंच गए, मैं नहीं आया, आप बोलोगे यार टूट गया राधी। अगले दिन मैं फिर बोलूँ 4 बजे जिम पे मिलेंगे आ जाना, आप पहुंच गए, मैं फिर नहीं आया। तीसरी बार मैं फिर नहीं आया। 10 दिन मैंने आपको टोपी कराई, आप बार बार आ रहे हो, मैं नहीं आया। 11वें दिन आप मुझ पर ट्रस्ट करोगे? नहीं करोगे। आपको बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज, डाउट और सब होने लग जाएगा। सेम रिश्ता आपके ब्रेन का आपके साथ है। आप अपने ब्रेन को बोलते हो कि मैं ये करूंगी, मैं ऐसा करूंगी, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी, और आप नहीं करते। एक बार आपने टोपी दी, 2 बार दी, 3 बार दी, 10 बार दी, ब्रेन बोलता है चल हट टोपी, झूठी पागल बोलती रहती है, पागल बनाती रहती है, हमें इस पे नहीं ट्रस्ट कर सकते। तो जब वो आप पे ट्रस्ट नहीं करता, ट्रस्ट इश्यूज दे देता, आपको और लोगों के साथ भी ट्रस्ट इश्यूज होने लगते हैं। क्योंकि वो आप पे नहीं ट्रस्ट कर सकता, आपकी बात की कोई अहमियत ही नहीं। आप जो बात बोलते हो करते जाओ, आप बोलते हो नहीं करूंगी, आप कहां टिकते हो उस बात पे। तो ट्रस्ट आप पे खत्म कर देता है, तो आपकी इनर स्टेट वीक हो जाती है, आपको सेल्फ डाउट आने लगता है। और जब आपके ब्रेन को पता है कि हम तो उस पर ट्रस्ट ही नहीं कर सकते, ये मुसीबत में मरवा देगी हमें, ये पोंगी है, तो पेनफुल सिचुएशन नहीं बर्दाश्त कर पाएगी, हम फंस जाएंगे। उसको वाकई भी नहीं पता। आप अपनी उस इंसान का कोई स्पेसिफिक बिहेवियर उठाओ कि मंडे को ये वाला बिहेवियर, कि हमने डिसाइड किया था ऐसा करेंगे बट ऐसा नहीं हुआ, यू डिड दिस। तो उस बिहेवियर के बेस पे आप बोलो मुझे ऐसा, एफ बी आई, एफ से फीलिंग, मुझे ऐसा फील हुआ, बी से बिहेवियर, या आई फॉर इम्पैक्ट। तो आपके इस बिहेवियर से हमने डिसाइड करा था हम 11 बजे बात करेंगे या मिलेंगे, व्हाटएवर इट इज, बट आई वाज वेटिंग, आई टेक्स्टेड, आई ट्राइड, बट यू वर नॉट देयर, मुझे लगा रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद आप इग्नोर कर रहे हो या शायद मैं प्रायोरिटी नहीं हूँ। मुझे काफी बिट्रेड और डिसअपॉइंटेड फील हुआ। और ये मत बोलना मुझे सैड फील हुआ, थोड़ा थोड़ा डेप्थ में मुझे डिसअपॉइंटेड और इग्नोर्ड फील हुआ। और उसका इम्पैक्ट ये कि आई फील लाइक आप शायद मुझे प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो, तो मैं शायद आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाऊँ सही से, या हमारा रिलेशनशिप आगे गैप बढ़ता जाए या दूरी हो जाए। मतलब हम एक दूसरे से बात करके उस पर टिकेंगे नहीं, तो अपनी बात कम्युनिकेट करेंगे, इंस्टेड ऑफ सेइंग तुम तो हर बार इग्नोर ही करते हो, मुझसे मुझे तुमसे क्या क्या एक्सपेक्टेशन, क्या समझ आया अगले इंसान को। और शुरू शुरू में जब आप एफबीआई प्रैक्टिस करोगे या शुरू शुरू में जब आप इस तरीके से बात करने लगोगे, तो बात बात में रो भी दोगे, क्योंकि बचपन से आदत नहीं है पेरेंट्स के सामने बात रखने की, लोगों के सामने बात रखने की। तो या तो गुस्सा कर पड़ोगे या रो दोगे, ये प्रैक्टिकली बहुत बहुत और ये होना जरूरी है। मैंने कई बार कॉन्वर्जेशन ऐसी करी है, उन कॉन्वर्जेशन में शायद बात से ज्यादा रोना हुआ होगा, एंड दैट इज नॉट, होता है। बच्चा जब चलना सीख रहा होता है तो पहले वो गिरता है, लंगड़ता है, खिसकता है, फिर कहीं ना कहीं चलना चलना आ रहा होता है। तो जब आप ये चेंज करने लगोगे तो शुरू शुरू में ये क्रॉलिंग, लंगड़ने, ये वाला फेज आएगा, मिस्टेक्स करोगे, एरर्स होंगे, रो दोगे, कॉन्वर्जेशन सही से नहीं होगी। अगली वाली उससे थोड़ी सी बेहतर होगी, अगली वाली उससे थोड़ी सी बेहतर होगी, और आपको कॉन्वर्जेशन करनी आ जाएगी। किसी ने एक कहा है, किसी वाइज आदमी ने, कि इस दुनिया में किसी भी फील्ड के अंदर आपकी 80% सक्सेस इस बात पे डिपेंड करती है कि आप लोगों से कम्युनिकेट कैसे करते हैं। चाहे आप आर्टिस्ट हो, आप इन्फ्लुएंसर हो, एंटरप्रेन्योर हो, जॉब करते हो, बिजनेसमैन हो, जो भी बिजनेस वूमेन हो, जो भी आपका काम हो, आपकी 80% सक्सेस इस बात पे डिपेंड करती है कि आप लोगों से कम्युनिकेट कैसे करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल जो आपने देखा होगा, कई लेट्स से स्पोर्ट्समैन होंगे या कोई बिजनेस वाले होंगे, या ऐसे लोग जिनमें टैलेंट एक्चुअल में ज्यादा है लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। जो सक्सेसफुल है, जिसको मौका मिला है, आपको भी पता है कि शायद उसमें टैलेंट उस इंसान से कम है, लेकिन वो टैलेंटेड को नहीं मिला मौका। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसके अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं। आप ऑफिस में और आप सोचते हो मेरे बॉस को तो देख के समझना चाहिए ना, मैं इतनी एफर्ट करती हूँ, मुझे प्रमोशन देना चाहिए। नो, इट इज योर जॉब कि आप वहां पे ब्राइटली शाइन करो। जब आप कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करते जाते हो, तो आपकी जो लाइट है वो शाइन करने लगती है।
और आप जब इस ऑफिस स्पेस में होगे या रिलेशनशिप में होगे, किसी भी स्टेट में होगे, तो आप शाइन करोगे। और इट्स योर जॉब कि आप शाइन करो। आप शाइन नहीं करें, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आती, और अब आप एक्सपेक्टेशन से बैठे हो कि वो खुद प्रमोशन ला के देते हैं, मुझे ही नहीं दी, मैंने की मेहनत की, उसको दे दी। इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। मेरे पेरेंट्स मेरी बात समझते ही नहीं, मैंने करके देखा है। मैं आपकी जगह होता ना, समझा देता। तो अगर मैं कर सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? कम्युनिकेशन स्किल्स का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें मैं करके एफबीआई फॉलो करना। और कई बार लोगों को समझाने का पहला स्टेप ये होता है कि उनको कुछ भी मत समझा। ये बात गहराई से समझ लो कि हम चाह करके भी किसी को कुछ भी नहीं समझा सकते। मतलब आप लोगों को ये गलतफहमी है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो भी कह रहा हूँ आप सबको समझ आता होगा। आप लोगों को लग रहा है जो मैं बातें कर रहा हूँ मेरे माइंड में चल रहा है कि इन लोगों को समझ आना चाहिए। अगर मेरे जहन में थॉट आ गया कि इन सबको समझ आना चाहिए, मैं तो गया। मैं मुझे पागल होने से कोई नहीं रोक सकेगा। मुझे पता है बहुत से लोगों को दहलेगा नहीं समझ आना, जो करते थे वही करते रहेंगे। तो आप कुछ हो ना हो, मैं इस ट्राइपॉड्स के साथ ब्रेकअप जरूर कर लूंगा। मुझे ये पसंद नहीं, ये आई नीड एन अपग्रेड, सेकंड ट्राइपॉड, इसको ट्रस्ट इश्यूज दूंगा। बट एनीवेज, किसी को समझाना है तो पेरेंट्स को समझाएं कैसे, या बॉस को समझाना है, या अपने पार्टनर को, उस मूर्ख को समझाना है कि उसने किया क्या है, तो समझाए कैसे? फर्स्ट स्टेप इज उसको समझो। इतना मुश्किल स्टेप। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है, इट इज एन ऑब्जर्वेशन, कि शायद वो बचपन से बड़ी इस तरह हुई है कि उनको एक्सप्रेस करने नहीं दी गई है, उनकी बात को अहमियत नहीं दी गई है, वो अपने इमोशंस बता नहीं पाई हैं। तो कहीं ना कहीं वो ऐसा सीख जाती हैं कि बताना ही बंद कर देती हैं, एक्सप्रेस करना ही बंद कर देती हैं, और कहीं ना कहीं इस उम्मीद में जीती है अंदर ही अंदर कि खुद समझ ले। हमें अंदर कितना बुरा फील हो रहा है, कितना हर्ट फील हो रहा है, खुद समझ ले। हम क्या चाह रहे हैं, खुद समझ ले। क्योंकि लाइफ में किसी ने वो इंपॉर्टेंस देके उनको वो करना सिखाया नहीं है, तो वो करती भी नहीं, और उनका रिलेशनशिप बहुत सफल रहता है। So, इम्पोर्टेंट स्टेप इसको देखो, आप शॉपिंग पे गए हो एक मॉल में, शॉप के अंदर जोड़ा लेने, और आप उससे ड्रेस मांग रहे हो, और वो आपको दिखाया जा रहा है, बाजी ये वाला ले लो। आप बोलो अरे भाई, भैया मुझे ये नहीं पसंद। मुझे, अरे नहीं नहीं, ये देखो नया माल का है, लाल कलर का है, ये ब्लू कलर का है, इसमें देखो ऐसे डिजाइन बनाई हो। आप बोलो यार, समझाया जा रहा है मुझे, मेरी बात समझ ही नहीं रहा। आप शॉप छोड़ के चले जाते हो, आप दूसरी शॉप में गए हो। यहाँ पे जो बंदा है वो बजाय आपको कुछ समझाने के, वो आपसे समझता है कि आपको किस किस्म का ड्रेस चाहिए। अच्छा, आपको दावत के लिए चाहिए, ओके। आपको बहुत ज्यादा फैंसी नहीं, बहुत ज्यादा फैंसी नहीं, मीडियम डिजाइन का चाहिए, कोई शादी की दुल्हन या वो नहीं है, नॉर्मल आप गैदरिंग में जा रहे हो। अच्छा, आपको किस फैब्रिक में चाहिए, अच्छा इस फैब्रिक में चाहिए, कैसा कलर, अच्छा ऐसा कलर चाहिए। उसने आपकी बात को एक 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 करके गहराई से समझा कि आपको क्या चाहिए। उसने बोला अच्छा 1 मिनट में लेकर के आता हूं। फिर वो जो चीज लेकर के आया, दैट इज इफेक्टिव। क्या बदला अप्रोचेस में? ये सेल्स की टेक्निक है। क्या बदला? एक तरफ इंसान आपको समझा रहा है, एक तरफ वो आपको समझ के जो आपको चाहिए वो दे रहा है। तो अपने पेरेंट्स से बजाय उनको बैठ के समझा के ज्ञान देने के, चूंकि इसको और गहराई से देखो कि समझेंगे वो इसलिए नहीं, क्योंकि हमें, मुझे जो समझ आया है या आपको जो समझ आया ना, उस समझ के पीछे बहुत सारा एक एक्सपीरियंस है, पेन है, हर्ट है, मेमोरीज है, लेसन है, अपब्रिंगिंग है, थॉट्स हैं, जिसके बेस पे आपको वो समझ आया है। अब जब आप वो अल्फाज कहते हो, या मैं वो जो अल्फाज कह रहा हूँ, अगला इंसान सुन तो लेगा, लेकिन उसके माइंड के अंदर वो एक्सपीरियंसेस, पेन, लेसन, हर्ट, वो सब है ही नहीं। तो उन अल्फाज की मेरे अंदर जो मीनिंग है, उसके अंदर वो मीनिंग नहीं बनेगी। उसके जो अपने मेमोरीज और लेसन और कुछ है, उसके बेस पे वो उनको समझेगा, और वो कुछ और ही करेगा। मेरा एक दोस्त था, उसका कुछ ब्रेकअप या कुछ हुआ होता, वो बड़ा सैड और सिचुएशन में था, घर छोड़ के जाने की स्टेट में आया था, कास वास में बात आके उसको छोड़ दिया था, वैसा कुछ हुआ था। वो बैठा हुआ था एक दिन बारबेक्यू में छत पे, मेरे से बोल रहा है यार अभी, जब जिंदगी में सब कुछ ऐसा नेगेटिव और बुरा हो तो क्या करें। मैं, काफी पुरानी बात है, छोटा था, मैंने भी उसको कहा कि यार जो चीजें अच्छी चली हो ना, उनकी तरफ ध्यान दो। देखो कितनी नेमतें हमारे पास हैं जिन पे हम ध्यान नहीं देते। मेरे माइंड में ये था कि जैसे पेरेंट्स हैं, हाथ पांव सलामत है, उम्र है, एज है, आदमी है, पैसा है, कितनी चीजें हैं जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। फोकस ऑन समथिंग पॉजिटिव। मैंने उसको इस तरीके से कुछ अच्छी चीजें पॉजिटिव करने के लिए, कुछ महीने बाद वो मुझे मिला, और मुझे कहता याद है तुझे, तूने मुझसे एक बार कहा था कि जब बुरा हो रहा हो तो किसी पॉजिटिव चीज पे फोकस करो। मुझे सही से याद नहीं था, मैंने हाँ हाँ कुछ कहा। कह रहा उस टाइम ना एक दूसरी लड़की बात कर रही थी, उसे पढ़ा लिया, उससे बातचीत हो गई। मैंने कहा यार, मैंने किस सेंस में कहा था किसी पॉजिटिव चीज पे फोकस करने के लिए, और तूने किस पॉजिटिव चीज पे फोकस किया यार मेरे भाई। तो हम जो समझाना चाह रहे हो समझेंगे नहीं। तो अपने पेरेंट्स से पहले तो समझो। जैसे सेल्समैन समझता है कि आप चाहते क्या। आप ही चाहते हो ना कि मेरी लाइफ अच्छी हो या मेरा अच्छा लड़का मिल जाए,
या आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाए, कल को आपका दिमाग ना चाटे, मैं अलग होकर वापस ना आ जाऊँ, आपके ऊपर प्रॉब्लम ना हो, जो भी वो चाहते हैं, और आप चाहते हो कि ये सब करना गलत है इस्लामिक लिए, वो उनकी बात को समझो कि वो एक्चुअल में चाहते क्या है, फिर वो जो उनका थॉट है, वो जो चाहते हैं कि हो, उसको अपनी बात से कनेक्ट कर दो कि देखें ये ना इस तरीके से ज्यादा बेहतर तरीके से पूरा हो सकता है। अगर मैं मिल के उससे बात करके समझ के फैसला करूंगी, तो मैं भी बाद में आपको तंग नहीं करूंगी, वो भी तंग नहीं होगा, मैं भी खुश, वो भी खुश, बच्चे भी खुश, आप भी खुश। उनको बैठ के बयान नहीं देना कि इस्लाम में तो ऐसे बताया है और इस तरीके से करना चाहिए और ये करना मच्योर वे है, ये उनको नहीं पता है सब, उनको बस अपनी जिम्मेदारी करनी है, आप क्या भला चाह रहे हैं, तो वो कैसे होगा, उसका अपना बेस्ट पॉसिबल तरीका उनको दो, पहले उनको समझो और फिर कहो। और अगर कोई आपकी बात नहीं समझता है, कोई आपको हर्ट करता है और आपको उसको नॉक करके बोलना है कि भैया क्या कर रहे हो, वेदर इट इज योर पार्टनर और फ्रेंड्स और पेरेंट्स फैमिली और वटेवर, आप FBI यूज करें, बजाय कहने के आपने ऐसा किया, आप समझ नहीं सकते थे, आपको एहसास नहीं होता, आप हो ही ऐसे, आप इतने इनसेंसिटिव और आप रोल, बजाय आप तू बोलने के, जब आप तुम करके बोलते हो, तो अगला इंसान अपने आप को डिफेंड करने में लग जाता है, प्रोटेक्ट करने में लग जाता है, अपनी इमेज सही रखने में लग जाता है, आपके साथ सॉल्यूशन में नहीं जुड़ता, तो टीम नहीं बनती, आर्ग्यूमेंट होती। आर्ग्यूमेंट इज अ साइन ऑफ फूलिशनेस, जो लोग आर्ग्यू करते हैं बेवकूफ होते हैं। आई हैव अ जीरो आर्ग्यूमेंट पॉलिसी इन माय लाइफ, और मैंने कुछ अर्सा पहले का हदीस पढ़ी थी कि उसमें नबी की हदीस थी कि आई गारंटी अ हाउस इन द सराउंडिंग ऑफ पैराडाइज फॉर ही हु गिव्स अप क्वारलिंग इवन इफ ही वर राइट, यानी सही होने के बावजूद जो बहस छोड़ दे, उसको मैं जन्नत में घर की गारंटी देता हूँ। सराउंडिंग लाइक परफेक्ट, आर्ग्यूमेंट ही बन, मुझसे कोई लाइफ में आर्ग्यू करता है कई बार, एम ही अग्री करके उसको जुदा दो, उसको बोलो वेरी गुड जाओ, जो मानते हो मानो, नो आर्ग्यूमेंट पॉलिसी, हैव जीरो आर्ग्यूमेंट पॉलिसी विद एनीवन एंड एवरीवन इन योर लाइफ, जो भी है आर्ग्यू ही मत कर। कोई डिस्कशन करना चाह रहा है, कोई सलाहियत रख के बात करना चाहता है कि हो सकता है मैं भी गलत हो सकता हूँ, हो सकता है आप भी गलत हो सकते हो, और हम मिलकर डिस्कस कर रहे हैं टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडेबल, डिस्कशन पार्टिसिपेट करने चाहिए, डिप्रेशन डिस्कशन से इल्म बढ़ता है, नॉलेज बढ़ती है, इट इज साइन ऑफ इंटेलिजेंस, आर्ग्यूमेंट इज अ साइन ऑफ फूलिशनेस, आर्ग्यू करना ही नहीं चाहिए, किसी से भी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग उनको समझो, और अगर अपनी बात रखनी है तो यूज द FBI के, जब हमने ऐसा डिसाइड किया था ना आपके इस बिहेवियर से, जब आपने मेरी बात ही नहीं सुनी, मुझे इस तरह रद्द कर दिया बगैर मेरी मर्जी के, आपने उस लड़के को घर बुला लिया या उस रिश्ते वाले को बुला लिया, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद मेरी अहमियत ही नहीं है, शायद मेरे आप राइट, शायद आप मुझे प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, मैं बहुत डर गई, डिसअपॉइंटेड फील हुआ, मुझे बहुत ट्रस्ट इश्यूज हुए, उसका इम्पैक्ट ये आएगा कि मैं क्या करूं, मैं किस पे रिलाई करूं, मैं आपसे भी दूर हो रही हूँ तो मेरा रिलेशनशिप भी खराब होगा, आपसे भी रिश्ता खराब होगा। गिव योर फीलिंग्स बिहेवियर इम्पैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जब आप मैं करके बात करते हो और आप जिप कर लो, ये स्टेटमेंट लिख लो कि ये फीलिंग बोलूंगी, ये बिहेवियर बोलूंगी, ये इम्पैक्ट बोलूंगी, चुप कर जाऊंगी, अगला इंसान जो भी बोले, अगर वो अकाउंटेबिलिटी लेता है ठीक, नहीं लेता है, ये स्टेटमेंट फिर से रिपीट करूंगी, वो बोलेगा नहीं नहीं तुम समझते नहीं हो, हम तो तुम्हारा भला ही चाहते हैं, हम तो जो करते हैं तुम्हारे भले के लिए करते हैं, रिपीट द फीलिंग बिहेवियर इम्पैक्ट, फिर चुप हो जाओ, वो फिर कुछ बोले, रिपीट और फिर चुप हो जाओ, वो जब 2-3 बार में वो खुद अकाउंटेबिलिटी लेके अपनी तरफ से बात करने लग जाएंगे, डिस्कशन चेंज हो जाएगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने यही सीखा होता है ना, इस तरीके की कॉन्वर्सेशन हमने किसी ने सिखाई नहीं होती, हम पता नहीं एजुकेशन सिस्टम में गए हैं, फॉर व्हाट रीजन इज इट एजुकेशन सिस्टम, मुझे नहीं मालूम, बट उसको हम बोलते हैं एजुकेशन सिस्टम। तो जितनी आपकी डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन करने की सलाहियत होगी, उतने आपके रिश्ते बेहतर, करियर बेहतर, सक्सेस बेहतर, एंड इवेंचुअली एक डार्क तरीका होता है, जब तहजीब और तमीज काम ना आए, तो फिर एक डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन में भी रोना आ जाता है, हाँ रो, मैं भी रोया हूँ, रो, रोते रोते करो, अगली बार वो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। होता क्या है कि ये करने की आदत नहीं है, या तो सप्रेस करने की आदत है या फटने की आदत है गुस्सा जमा करके, तो ब्रेन को उसकी आदत है, तो जब आप वो चॉइस करोगे तो ब्रेन तो सपोर्ट करेगा, लेकिन जब आप कोई और चॉइस करोगे तो ब्रेन आपको उल्टे सीधे इमोशंस और थॉट्स दे करके वो एक्शन लेने से रोकता है। तो जब आप ये एक्शन लेने लगोगे ना, तो ब्रेन बोलेगा भाई ये क्या कर रहे हो, ये तो हम अवॉइड करा करते थे, तुम ये कर रहे हो, ये हम अवॉइड इसलिए करते थे क्योंकि ये शायद डेंजरस होगा इसलिए अवॉइड करते थे, और अब ये कर रहा है, क्या करूं इसको रोकने के लिए, इसको रोना दे देता हूँ, इसको इमोशन से ओवर फील करवा देता हूँ, इसको थॉट्स ऐसे दे देता हूँ, बॉडी में कपकपाहट दे देता हूँ, हार्ट बीट तेज कर देता हूँ, हार्ट ठंडे हो, पसीने आए, पाँव में शिवरिंग आए, सारी सेंसेशंस देके इसको ये एक्शन लेने से रोक लेता हूँ। तो आपको पैटर्न देकर के वो एक्शन लेने से रोकता है। लेकिन जब आप डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन रोते हुए भी करते हो, उन इमोशंस और एंजाइटी और अनकंफर्टेबल थॉट्स के साथ भी करते हो, अनकंफर्टेबल सेंसेशंस के साथ भी करते हो, और आप करने लगते हो, तो ब्रेन देखता है ओ शिट ये करना इसके लिए जरूरी है, और ये करने से हम मर नहीं गए, चलो बच तो गए, हम खामखा डर रहे थे कि करने से क्या होगा, बट ये करना इसके लिए जरूरी है। अब बजाय रोना देने के, वो उस एक्शन को सपोर्ट करने के लिए नया पैटर्न बनाता है, वो आपको कॉन्फिडेंस देता है, वो आपको बात करने का तरीका देता है, दम देता है, और आप अपनी बात रखने में मास्टर होने लग जाते हो, वो आपको क्योंकि आप सपोर्ट करने लगते हैं, बट पहले आप एक्शन लोगे, फिर वो सपोर्ट करने आएगा।
और एक जो मैंने कहा फिर डार्क और फाइनल तरीका होता है, सीधी उंगली से घी ना निकले। और ये नहीं यूज करना चाहिए, डिस्क्लेमर अलर्ट। इसको कभी नेगेटिवली यूज मत करना, वरना रिग्रेट और गिल्ट आपको बहुत तंग करेगा। दैट इज कि हर दुश्मन की एक कमजोरी होती है, हर ओपोनेंट की, हर अगले बंदे की कोई ना कोई एक वीक पॉइंट होता है, जिससे वो डरता है कि कहीं ये ना हो जाए। तो उस दुखती रग को आपने एक्चुअल में काटना नहीं है, बस हल्का सा ट्वीक करना है कि बेटे ये हो जाएगा, और उस फियर के बेस पे उसका बिहेवियर कंट्रोल। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दूं तो मैं एक अपार्टमेंट में रहता था काफी साल पहले, एंड मैं फिजिकली, मतलब मेरा फ्रैक्चर फ्रैक्चर हुआ हुआ था और हेल्थ बहुत खराब हुई थी। तो अब मेरे पास पैसे का कोई जरिया नहीं था, तो व्हाट आई थॉट कि मैं ट्यूशन पढ़ा के बना लेता हूँ, पैसे थोड़े पैसे बना लेता हूँ। तो मैंने ट्यूशन सेंटर का एक पेपर पे लिखे अपने जीने के नीचे लगा दिया कि बच्चे आके पढ़ ले। वहां पे एक लॉन्डो का ग्रुप होता है, जो होता है हर लॉन्डे होता है ना एक जगह पे, नुक्कड़ पे जमा होने वाले, जिम में जाने वाले, बॉडी वॉडी और उनकी आदतें और नुक्कड़ पे बैठ के हरकतें करने वाली, वो आके हर बार मेरा फाड़ देते हैं। उनको पता है कि फ्रैक्चर हुआ भाई, ये वो लड़ना लड़ाई फटा तो पॉसिबल नहीं, और अब मैं कैसे कंट्रोल करूँ। एक बार फाड़ा, दो बार फाड़ा, मल्टीपल टाइम्स हुआ। फिर उन्होंने एक बार मेरे भाई को मैसेज करके बोल दिया कि बता दियो उसे हमने फाड़ा है, वो उखाड़ ले जो उखाड़ सकता है। मैंने कहा अब ये ज्यादा हो गया, एक तो मैं काम सीधे तरीके से करना चाह रहा हूँ, कर नहीं रहे, और मैं कर भी खा सकता हूँ, मार नहीं सकता, इतने सारे हैं, फ्रैक्चर बना हुआ है, हाथ पे प्लास्टर है, ये वो फटा भी नहीं हो सकता, क्या करें। तो हर एनिमी का एक वीक पॉइंट होता है। उनका जो एक 6 फुट का लंबा सा बॉडी बिल्डिंग बिल्डिंग करने वाला मुस्टंडा था, वो अपने अब्बा से बहुत डरता। कोई भी फड्डे में उसके अब्बा पे, फैमिली पे बात करते हैं, इमोशनल हो जाता था। मैंने कहा बेटे, तो मैं उसके ग्रुप में गया, उन लोगों के ग्रुप में, एंड आई जस्ट वेंट देयर, आई सेड यार अगली बार कोई, मैंने डायरेक्टली नहीं कहा, मैंने कहा अगली बार कोई फाड़े ना यार, तो मुझे बस उस दिन तुम में से कोई भी मैसेज कर देना, मैं सीसीटीवी में देख के निकाल लूंगा किसने फाड़ा है। उसके बाद उसने मुझे उंगली नहीं करी, मेरी चीज में उंगली करी, मैं उसकी चीज में उंगली करूंगा, मैं लौंडे लेके उसके जाऊंगा घर पे। और ये मैंने कराची वाली लैंग्वेज में कहा था, यहाँ तमीज कि मैं उसके घर पे जाऊंगा, अब्बा होंगे, अम्मी होंगी, कोई ना कोई होंगी, माँ बहन कोई तो होंगे, उसके घर पे होगा तमाशा, पूरा खाना, मोहल्ले को पता लगेगा कि क्या सीन हुआ। उसने मेरी चीज में उंगली करी, मैं भी प्रॉपर उंगली करूंगा, याद तो सब रखेंगे, मैं क्या क्या करूंगा। तो मैंने उसकी तरफ देखा, और उसकी जो आंखें थी वो इतनी बड़ी हो गई, ये क्या हो रहा है। मैं ये एक्चुअल में नहीं करता, और उसके जहन में थॉट प्लान करना था। अब इस इंसिडेंट को कोई 4-5 साल हो गए, 3-4 साल, पता नहीं कितने साल हो गए, और मैं मुल्क छोड़ के दूसरी जगह पे आ गया हूँ, बट मेरा जो वो बैनर है वो अभी तक लगा है। किसी बुआई के लाल ने नहीं पढ़ा। तो यू फाइंड आउट कि किसकी ओपोनेंट की क्या कमजोरी है, ट्वीक इट, वो कर मत दो, कर दोगे तो डर निकल जाएगा, बट उसकी देख लो। कई लोग देखते हैं, बोलते हैं मुझसे कि यार हम कैसे पता लगाएं कि इसका वीक पॉइंट है, तो देखो वो इंसान क्या चाहता है, उसी को खोने से वो डरता है। अब जैसे रिलेटिव्स हैं, रिलेटिव्स क्या चाहते हैं, हमारी इमेज सबकी नजर में अच्छी बनी, चाहे हम जो भी जहरीला काम करें, हम लोगों की नजर में अच्छे रहने चाहिए। तो मेरे रिलेटिव्स कुछ उंगली कर रहे थे यहाँ पे, मैं नहीं था, मेरी फैमिली में थोड़ी कर रहे थे, मैं आया थोड़ी मुझ में करने लगे। तो किस चीज से करते हैं, इमेज खराब ना हो जाए। आई ओपन माई वीडियो, मेरे अंदर क्या उंगली हो रही थी कि वो पाकिस्तानी लाइसेंस के ऊपर यहाँ गाड़ी चला ली, ये हो सकता है, वो हो सकता है, बात बात पे डराना, टोकना, तंग करना। मैं पुलिस वाले के पास गया, मैंने उसे परमिशन ली, उसने कहा अलाउड है, आप कर सकते हो, गुड। उससे मैंने पूछा, उसने कहा ठीक है। मैंने वीडियो खोली, और मैंने वीडियो में बोला, मैंने यार देखो पुलिस वाले से कंफर्म किया, उसने कहा ये हम कर सकते हैं, आप लोग जो भी मुझे डरा रहे थे, तंग कर रहे थे, अगर मेरे खानदान में से कोई ये वीडियो देख रहा है तो अब मेरा दिमाग मत चाटना, करके मैंने वीडियो अपलोड कर दी। ओ फट गई, पूरे खानदान में सब हिल गए, ये क्या हो गया। वो तो मैंने किसी का नाम नहीं लिया, जेनेरिक बात की, लेकिन सब वो लाइक, अब मेरे पास कॉलें आ रही है, फोन बजे, मेरे भाई के पास कॉल आ रही है, अभी ये क्या हो गया, उसको इतना बुरा लग गया, उसको इससे क्या हो गया, उसको इस बात का इतना बुरा लग गया, हमें बता देता, मुझे फोन करके। मेरा भाई बोला देखो इस तरह डांट रहे हैं। मैंने कहा तुझे डांट रहे होंगे, मेरे से बात नहीं करेंगे, देखो नहीं, अरे हम सॉरी बोल देते हैं, आपको ऐसा लग रहा था तो ये वो तुम बता देते, हम तो भले के लिए करते हैं, हम तो सबको अपना बच्चा समझते हैं, तुम ऐसा मत सोचा करो, वो दिस और दैट। मैंने कहा नहीं नहीं, आपको बुरा लगा हो तो मैं माफी मांगता हूँ, बड़े हैं, ऐसा नहीं करे, मैं वीडियो हटा देता हूँ दिस। बड़े भी बड़ी नोस, करो उंगली, वो जिस चीज से डरते हो वो हो जाएगा। आ जाओगे इंटरनेट पे, कोई और इंसान को किसी और तरीके से तंग कर रहा है, आपका हक खा रहा है, आपको पार्टनर चूज नहीं करने दे रहा है, या आपके पेरेंट्स हैं, या जो भी है, देखो कि एफबीआई से हो जाए तो हो जाए, समझ लो, उनकी बात का आंसर दो, फिर भी क्रॉस करें, एफबीआई यूज करो, ना समझ आए। इन लड़कियों को मैंने प्रिपेयर कर दिया, रीप की ट्रेन हुई हुई लड़कियों से लोग मुंह खाएंगे कि नहीं भाई, इनसे उंगली नहीं, ये बहुत तंग करेगी। फाइंड आउट, मुझे कोई बंदा मेरे उस पे, मुझे थ्रेट्स आ रहे थे कि जब मैं पाकिस्तान में था, कि मुझे फॉर एग्जांपल रिलीजियस पॉइंट पे बना के कि उठा लेंगे और एफआईआर वाले ये कर देंगे, जेल में डाल देंगे, ये कर देंगे, वेरी गुड। और तंग कर रहे हैं, पापा को भी तंग कर रहे हो जनाब,
कि ऐसी बात कर रहा है, वीडियोस कर रहा है, उससे ये इशू हो जाएगा। ये तो आई वेंट ऑन चैट जीपीटी एंड एवरीथिंग एंड आई मैंने लॉ की उसकी कंडीशन बनाई। मैंने बताओ भाई इसके अगेंस्ट कौन सा केस लगता है। प्रॉपर रिसर्च करो कि हम क्या कोर्ट में केस कर सकते हैं, किस तरीके से काउंटर कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है। तमाम सेक्शन एनए ये लगेगा, 250 ये लगेगा, 350 ये लगेगा, डेफेमेशन का केस बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। मैंने पूरी अपनी रिसर्च कर दी। आप करने आओ ओनली, आप मेरे ऊपर केस करोगे, काउंटर केस मैं ऐसे करूंगा, हम मिलेंगे कोर्ट में, पैसा आपका भी जाया, मेरा भी जाया, वक्त आपका भी जाया, मेरा भी जाया, और मेरे पास तो प्रूफ है कि मैंने किया है। आप जाओगे तो नौबत नहीं पड़ी उस स्टेट पे आने की। वो शायद पहले ही हट के फॉर सम रीजन पहले कुछ टाइम के लिए बंद करवा दिया था मेरे चैनल, बट वो लोग के पीछे हट गए। तो लर्न टू फाइंड आउट कि वो इंसान चाहता क्या है, जो वो चाहता है वही वो खोने से डरता है। मैस कैसे दबानी है बाकी आप समझता। इसको नेगेटिवली नहीं यूज करना कि ये जो मेरा बॉस है ये चाहता है, इसको अगर ब्लैकमेल करके हटा दो और इसकी कुर्सी हो जाए खाली तो आ जाए मजा। ये सब छिचोर पने नहीं करना, मैं पेंसिल फेंक के मारूंगा बना। ऐसा कर दोगे तो जिंदगी भर गिल्ट और रिग्रेट में जियो। बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसा सक्सेस दो नंबर तरीके से बहुत आ जाता है, एंड में वो किसी पीर, किसी साइकोलॉजिस्ट, किसी के आगे बैठे होते हैं और कहते हैं यार सब है, रात में नींद नहीं आती, सो नहीं पाते, डिप्रेशन की गोलियां पे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके घर हैं, मल्टीपल गाड़ियां, सब है, लेकिन वो सो नहीं पाते। तो कभी भी गलत ट्रैक मत चुनो, क्योंकि जिंदगी में पैसा, रिश्ते, हेल्थ, आप सब चीज इसलिए करते हो कि आपको सुकून मिल सके। अगर आपने सुकून ही उखाड़ उखाड़ दिया और आपको ये सब भी मिल गया तो आपकी लाइफ बहुत बेचैन हो जाएगी। ये सब करने का मकसद ये कि एक अच्छे रिश्ते से सुकून मिले, पैसे से सुकून मिले, हेल्थ से सुकून मिले, लाइफ में कंफर्टेबल हो, सुकून आए। तो अगर सुकून ही बिठा दोगे कुछ गलत ट्रैक करके, गिल्ट और रिग्रेट में आ जाओगे, तो ऐसा नहीं है कि उन लोगों को, वो कहते हैं ना इतना पैसा होने के बाद भी नाखुश क्यों है, वो पैसे से नाखुश नहीं है, वो अपने आप से नाखुश है कि उसने अपनी लाइफ में किया क्या। बहुत बड़े एम्परर्स और लोग हैं वो जो लोगों को मार के जीत के उन्होंने जगह हासिल करी है, एंड सब रिग्रेट में मरे कि हमने कितने लोगों को मार दिया, हम कितने बुरे हैं, हमसे कितना बड़ा पाप हुआ, कितने गुनाहगार हैं, क्या नहीं करना चाहिए था। सब रिग्रेट में मरते हैं। रिग्रेट बहुत बड़ा पॉइजन है, बहुत बड़ा जहर है। कभी किसी के साथ जानबूझ के बुरा नहीं करना, नो मैटर व्हाट हैपेंस। बट हाँ कोई बहुत ज्यादा उंगली कर रहा है तो देखो भाई, अरीब सर ने थोड़ा ट्रेड कर रखा है, हम नॉर्मल लड़कियां नहीं। तो तू तो गया बेटे, यू हैव लॉस्ट ऑल रिस्पेक्ट इन माय आईज। चूज योर पार्टनर। आई हैव नो आइडिया फोन कैसे जितना है, बट है तो चूज योर पार्टनर बाय वैल्यूज, नॉट बाय इमोशंस। मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है, नो हैव वैल्यूज। मैंने वैल्यूज के लिए वीडियो भी बनाई है कि एक पेपर पेन लो, पार्टनर लिखो, 10 क्वालिटीज डालो, शुरू में रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग लिख दो, गुड कैरेक्टर लिख दो, और फ्यूचर गोल्स की कंपैटिबिलिटी देखो, नीचे ट्रेड्स लिखो। कुछ पे आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, सब पे नहीं कर सकते। शुरू के कुछ जैसे ट्रस्ट है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, उस पर आप नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकते। मे बी फाइनेंशियल्स पे कि चलो इस वक्त स्ट्रगलिंग है, आगे पैसा बना लेगा, या सेंस ऑफ ह्यूमर पे या लुक्स पे कुछ आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। तो वो क्वालिटीज लिखो और वो क्वालिटी सबसे पहले अपने अंदर डालो। लोग मुझे कहते हैं कि वो रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग वाला था फिर भी धोखा दिखा, तो तुम्हें कैसे मालूम रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग था? किसी ने लिबास पहन लिया, 4 वक्त की नमाज पढ़ के, 5 वक्त की नमाज पढ़ के आपको कुछ प्रैक्टिस करके दिखा दी, रिलीजियस होता। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो तरावी पढ़ाते हैं, हाफिज कुरान है, पूरे मोहल्ले को पता है उनके घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े की आवाज आती है, बहुत जोरदार शोर शराबा ड्रामा होता है। तो क्या इन चीजों से रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग आ जाती है? रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग कैसे पता लगती है? क्या किसी इंसान में, चाहे वो इस्लामिक बैकग्राउंड से, हिंदुइज्म बैकग्राउंड से या क्रिश्चियन बैकग्राउंड से, क्या उसमें अपने जो बिलीव्स है उनको क्वेश्चन करने की सलाहियत है? क्या वो ये देख सकता है कि जो भी मुझे सिखाया गया हो सकता है वो गलत हो, मैं सच जानने की कोशिश करता हूँ, क्या उसमें सलाहियत है? कि आप में ये सलाहियत है? क्या आप ये मान सकते हो कि आपने बचपन से आज तक जो भी सीखा है खुदा के बारे में, भगवान के बारे में, गॉड के बारे में, जिस भी बैकग्राउंड से आप बैठे सुन रहे हो सकता है वो गलत हो सकता है आपकी टीचिंग्स गलत हो सकता है आपके ब्रिंगिंग में जो कुछ सिखाया गया गलत हो। क्या आप में दम है? अगर है तो आप में रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग है, नहीं है तो आप में नहीं है रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग। और ऐसे ही आप देखो कि क्या वो इंसान एक्चुअल में क्वेश्चन करके अपने बिलीव्स को, कुरान में क्या लिखा है वो जानने की सलाहियत रखता है, हदीस में क्या लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है, अष्टवक्र गीता में क्या लिखा है, क्या उसको पता है कि भगवान के बारे में अष्टवक्र गीता क्या कहते हैं, महावाक्यों में कहा क्या कहा जा रहा है, कुरान में अल्लाह की क्या डेफिनेशन है? आपको पता है अल्लाह की डेफिनेशन क्या है? अल्लाह की डेफिनेशन भी होती है, आपने पढ़ी है कुरान में कभी? क्रिश्चियनिटी में, बाइबल में क्या क्या कहा गया है? क्या आपने कभी उसके बारे में सोचने की कोशिश की है? क्या अगर आपने नमाज पढ़ते हो, झुक रहे हो, किसके आगे झुक रहे हो आपको पता है? तो रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग इस अपने बिलीफ को क्वेश्चन करने की सलाहियत है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप। ग्रीन फ्लैग्स अट्रैक्ट करने, रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग देखो कि क्या वो क्वेश्चन कर सकता है।
क्या वो सच जानने की सलाहियत रखता है? गुड कैरेक्टर देखो कि वो अपने मदर के साथ रिस्पेक्टफुल, ऑनेस्ट, लविंग है। वो मदर के साथ बहुत अच्छा था, फिर भी उसने मेरे साथ, कैसे पता आपको मदर के साथ अच्छा था? मदर की बात मान लेना अच्छा होता है? लीडर सिर्फ बात मानता नहीं है, उसकी आपकी लीडरशिप आपकी मदर के उसमें भी दिखेगी। कि अगर आप लीडरशिप का ट्रेड देख रहे हो तो वो अपनी मदर की भी सिर्फ बात नहीं मानता, उनको भी समझा सकता है, मना कर सकता है। ये क्वालिटीज आप देखो कि क्या वो उनको टाइम देता है, अटेंशन देता है, उनकी केयर करता है, उनसे ऑनेस्ट है, आपके बारे में उनको बता रहा है। अगर ये सब है तो वो आपके साथ भी ऑनेस्टी, केयरिंग और अटेंशन और टाइम देने वाला होगा। लेकिन अगर वो आपके बारे में भी मदर से छुपा रहा है, उनको झूठ बोलता है, टोपी करा देता है, टाइम नहीं देता, उन अटेंशन नहीं देता, तो वो नेक्स्ट हो आपके साथ ऐसा करने वाला है। लुक एट हाउ दे ट्रीट एनिमल्स। बेजुबान जानवरों के साथ कैसा है, बकरा ईद पे घसीटता है, रातों में भगा रहा है, रोडों पे लेके निकला हुआ है, ये वाकई में केयरिंग है। अपने से छोटे लोगों के साथ कैसा है, वेटर्स भी उनके साथ कैसा है, इन चीजों से कैरेक्टर दिखता है। जो लोग बदले में कुछ नहीं कर सकते, क्या उनके साथ भी रिस्पेक्टफुल है, अपने छोटे लोगों से भी रिस्पेक्टफुल है, ऑनेस्ट है। जो लोग इंसान रिस्पेक्टफुल होगा वो सबके साथ रिस्पेक्टफुल होगा, लेकिन चूज नहीं करता इसके साथ हूँ उसके साथ नहीं। लुक फॉर रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग, लुक फॉर दिस गुड कैरेक्टर, लुक फॉर फ्यूचर गोल्स की कंपैटिबिलिटी, कि मैं फ्यूचर में अगर हाउस वाइफ बनना चाहती हूँ तो मैं कैसे इंसान के साथ जाऊँ जो लेट्स से जिसके साथ ये कंपैटिबल हो। या मैं अगर फ्यूचर में डॉक्टर बनने वाली हूँ तो वो क्या बनने वाला है, अगर वो कुछ और करने वाला है और हमारे इस साथ में आने की वजह से क्लैश हो जाएगा तो वो सही गोल नहीं है। जैसे डॉक्टर्स डॉक्टर से शादी करते हैं, कई बार सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी से करते हैं, एक दूसरे का काम समझ सकते हैं। डॉक्टर्स को पता है कि रात में भी कॉल आ सकती है, जाना है, इमरजेंसी हो सकती है, कोई नॉर्मल पार्टनर शायद ना समझे उसको। यहाँ पे सेम और कंपैटिबल का फर्क है, सेम नहीं होना चाहिए गोल, कंपैटिबल होना चाहिए कि अच्छा तुम इंजीनियर बन रहे हो और मैं न्यूट्रिशनिस्ट बन रही हूँ, तो मैं तुम्हारे गोल में तुम्हारी हेल्प कर दूंगी, तुम मेरे गोल में मेरी हेल्प कर दोगे, तो हम दोनों एक और एक मिलकर 11 हो जाएंगे। तो फ्यूचर गोल्स की कंपैटिबिलिटी है, लुक एट दैट एज थर्ड पॉइंट। उसके अलावा 10 क्वालिटीज अपने हिसाब से लिख सकते हो, जैसा भी फुद्दू आपको चाहिए। जस्ट जोकिंग। अच्छा प्रिंस मिलेगा आप सबको मिलेगा। और जब लोगों को इवैल्यूएट कर रहे हो तो लुक फॉर देयर एक्शंस। गुड कैरेक्टर मैं इस तरीके से देखना इसलिए कहता हूँ कि इंसान जब आपसे मिलता है तो हनीमून फेज में उसके अंदर भी इमोशंस रिलीज हुए हैं, आपके अंदर भी हुए। तो इस हनीमून फेज में वो आपके लिए बहुत लवी डवी और रोमांटिक होकर दिखा देता है, एफर्ट्स करके दिखा देता है। बाद में वो लोग बोलते हैं सर उसने हमें ऐसे ही फंसाया, पहले ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, फिर वो ऐसा निकला, वो था ही ऐसा। आप यहाँ देखकर पागल हो गए थे, ये पता नहीं क्या है, हीरा, नजर उतार लूं मैं इसकी, क्या लड़का है, मेरे लिए बना है। आपका प्रिंस चार्मिंग। तो आपके रिश्ते, इंसान आपके साथ कैसा है इसके बेस पे उसको आप इवेल्युएट नहीं कर सकते। आपने उसको कैसे इवेल्युएट करना है कि वो दूसरे रिश्ते उसके जो हैं जहां पे ये हनीमून फेज के इमोशंस नहीं रिलीज हुए, वहां पे उसका बेसलाइन कैरेक्टर कैसा है। ये तो बेसलाइन कैरेक्टर आया, आपसे मिला, इमोशंस रिलीज हुए, हनीमून फेज कुछ टाइम तक ये रहता है, उसके बाद कुछ महीने या साल बाद बेसलाइन कैरेक्टर। तो पहले ही देखो कि उसकी मदर के साथ ये इमोशंस रिलीज नहीं हुए, बेसलाइन कैरेक्टर नहीं चलता। प्यून के साथ, वेटर के साथ बेसलाइन कैरेक्टर पे ही है, बेजुबान जानवरों के साथ बेसलाइन कैरेक्टर पे ही है। तो उसका बेसलाइन कैरेक्टर क्या है? इज इट रिस्पेक्टफुल, इज इट ऑनेस्ट, इज इट ट्रस्टवर्दी, इज इट केयरिंग, क्या है? वहां पे देखो। क्योंकि आपके साथ जो बिहेवियर उसका है या जो बातें हैं, जो प्रोमिस हैं, वो सब फेक किए जा सकते हैं और ऐसी लड़कियां पागल बनती हैं, मीठी मीठी बातें कर लो देर गॉन। तो लुक एट देयर बेसलाइन कैरेक्टर विद अदर पीपल इन देयर लाइफ, ऑनेस्टी, कंसिस्टेंसी, दिस एंड दैट। तो काफी चीजें हमने रिकैप करी हैं, वो सॉरी कवर की हैं। तो ब्रेकअप से हो गया है, अब सिचुएशन से बाहर आए, हम कहाँ से कहाँ गए डिस्कशन में। तो लेट फील योर इमोशंस, तमाम उसकी चीजें हटा दो और फिर अपने एक्शंस को, अपने जो लाइफ मैप क्रिएट करवाया था मैंने उसमें एक्टिवली डालो कि आपका नया कैरेक्टर बिल्ड हो रहा है, नई एक्टिविटीज को आप प्रायोरिटाइज करो। तो ब्रेन को जब भी मैसेज मिलेगा कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है अब, तो उसके पास लिमिटेड जो न्यूरॉन्स का नेटवर्क है, और वो जो जाल बना हुआ है, जो यहाँ एक चिपका हुआ है और एक तार दूसरी तरफ से चिपकी हुई है, वो ग्लू लिमिटेड है। तो वो ग्लू छूटती है, वो तार वहां से टूटता है, नया तार बिल्ड होता है। और जितने नए तार बिल्ड होंगे आपके ब्रेन में, न्यूरल नेटवर्क नया बनेगा, उतना आपका ट्रॉमा गया। इसमें आपको एक्सरसाइज बहुत हेल्प करती है, नमाज बहुत हेल्प करती है। नमाज इज एन एक्सलेंट टूल अगर आप उसको समझ के डिसिप्लिन के साथ पढ़ रहे हो गहराई से, ये जान करके कि उसमें क्या समझाया जा रहा है। मैंने उसको बहुत पर्सनली यूज करा है एंड आई रिकमेंड कि परफेक्ट टूल। तो जितने आप उस नए कैरेक्टर की एक्टिविटीज पे फोकस करोगे, भले आप कम एक्टिविटीज पे करो, नमाज पे ही कर लो या दो चार और चीजों पे, जितनी ज्यादा करोगे उतना नेटवर्क नया बनेगा, उतना पुरानी मेमोरीज और जो ट्रॉमाज है वो इनएक्टिव हो जाएंगे। दैट्स हाउ यू प्रैक्टिकली मूव ऑन बाय एक्शंस फर्स्ट। दिल ही नहीं चाहेगा, डिप्रेशन में होगे, मन ही नहीं करेगा दोस्तों से मिलने, काम करने, एक्सरसाइज करने, काम ही नहीं, दिल ही नहीं चाह रहा। उसके बावजूद जो लोग उन पे एक्शंस ले सकते हैं वो अपनी फीलिंग चेंज करते हैं, जो वेट करते हैं कि हम
फीलिंग्स चेंज कर हो जाए, उसके बाद फिर कभी एक्शन लेंगे, वो बहुत आगे की उम्र तक फंसे रहते हैं। कई कई आप लोग देखे होंगे बुढ़ापे में जो शायरी कर रहे होते हैं, वो उनके शेरों में आपने वो बातें देखी होंगी कि तू मिल जाता जन्म, हाँ हाँ सही बात है। क्या एक तो दिस इज सच एन आयरॉनिक पॉइंट कि क्या मिल जाता, क्या क्या आपका हो जाता। इतनी सी बात समझ नहीं आई कि इस दुनिया में कुछ भी आपका नहीं है, मर के छोड़ के चले होगे, कुछ भी आपका नहीं होने वाला, तो क्यों चीजों को अपना बनाने में लगे रहते हो। आपकी बॉडी तक आपकी नहीं है, ये भी छोड़ दोगे। व्हाट इज दिस डिजायर ऑफ पोजेसिंग, पाना। जैसे एक ट्रैवलर होटल में, रेस्टोरेंट में, होटल में रुकता है ना, तो वो रहता है, रूम में रहता है, चीजें यूज करता है, सारी चीजें यूज करता है, बस उसको पता है ये मेरा परमानेंट ठिकाना नहीं, वो चले जाएगा। वैसे ही इस दुनिया में रहो, इस दुनिया के टुकड़ों के साथ रहो। मेरा यही दुख की जड़, बॉडी तक आपकी नहीं है। मेरा रख के दिखा दो बॉडी हमेशा के लिए अपने पास। बट इसके अगला स्टेप थोड़ा डीपर है, वो मैं नेक्स्ट सेशन में तोड़ूंगा ना, आई होप उसमें अटेंडेंस कम हो जाए। वो बातें सबके लिए शायद ना हो, वरना ऊपर ऊपर की बातें रखनी पड़ेगी, स्पिरिचुअलिटी की चीजें थोड़ी अलग होती है। गोल इज नॉट कि आप उसको ब्लेम करो, अपने आप को ब्लेम करो। आप देख लो, अगर मैं उसकी जगह होती मैं भी वही करती जो उसने किया, एग्जैक्टली वैसी करती जैसा उसने किया, क्योंकि उसके वुंड्स और उसके ट्रॉमास और उसकी अपब्रिंगिंग की जगह मैं होती, सेम बिहेवियर मैं भी करती। तो ऐसा रियलाइज कर लेने से आपके अंदर उसके उससे रिलेटेड नफरत और वो छूट जाती है। तो आप दिल से उसके लिए भी दुआ कर दो कि अल्लाह से माफ करना, उसे जो भी हुआ, गॉड भगवान जी जिसमें भी आप लिव करते हो उसके लिए भला करना, वो अपनी जिंदगी में अपने हील कर पाए, अपनी लाइफ बेहतर तरीके से जी पाए, उसकी जिंदगी अच्छी बनाना, सिंसियरली दिल से उसके लिए दुआ करो कि उसके जो पैटर्न्स थे वो हील हो। एंड देन यू फोकस ऑन योर एक्शंस, एंड यू सी कि मैं क्यों इतनी अटैच्ड हुई पड़ी, वो क्या नीड फिल कर रहा है, गिफ्ट्स दे रहा है, काइंडनेस दे रहा है, वैलिडेशन दे रहा है। हर रिश्ता मिरर है, वो मिरर आपको दिखाता है कि आपके रिश्ते में खुद के साथ क्या मिसिंग है। अगर आपको बाउंड्रीज लगानी नहीं आती, ऐसे लोग होंगे जो आपकी बाउंड्रीज क्रॉस करेंगे। मिरर आपको दिखा रहा है कि देख बहन, बाउंड्रीज लगानी नहीं आती है, सीख ले। नो बोलना नहीं आता है, तो ऐसे लोग मिलेंगे फायदा उठाने वाले, जो मिरर सिखा रहा है, मिरर में देख रहे हो नो बोलना नहीं आता है, सीख ले। तो अगर आपको वैलिडेशन देता था या काइंडनेस या सॉफ्ट थाप के ऊपर, या जो भी आप वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन, क्वालिटी टाइम, गिफ्ट, एक्ट्स ऑफ सर्विस, वो देख लो अच्छा इस वजह से अटैच थी, ये मेरे साथ मेरे रिश्ते में ये मिसिंग है। गूगल पे जाके अपना टेस्ट कर लेना सेशन के बाद 5 लव लैंग्वेजेस का, समझ आ जाएगा क्या है, और वो चीज अपने आप को देने लगो, तो अटैचमेंट छूटती है। अपने एक्शन से नया कैरेक्टर बिल्ड होता है, उसकी मेमोरीज और थॉट्स आने बंद हो जाते हैं। और एक बार पहले भी उसके थॉट्स और इमोशंस को जो आप खोल के जी रहे हो कि आ जाओ वही मेमोरी आ जाओ, बिगाड़ लो क्या बिगाड़ते हो, तो उस थॉट और इमोशन का डर भी निकल जाता है कि आ भी गए तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। What's the point? That is how you practically move on. जियो इमोशंस, हटाओ साइड में, अपने एक्शंस पे फोकस करो और अपने आप को वो चीजें दो जिसके साथ हेट मत करो, ब्लेम गेम मत खेलो, उनका वेट मत करो। एंड यप, इंस्टेड ऑफ पीपल प्लीजिंग, बिल्ड योर सेल्फ रिस्पेक्ट। अपनी नजर में अपनी इनर स्टेट जितनी स्ट्रांग होगी, एंड देन वी कवर्ड, उतना ही आप स्ट्रांग इनर स्टेट वाले लोग अट्रैक्ट भी करेंगे। हमने एफबीआई को कवर किया, बाउंड्रीज कैसे लगानी है, पहले समझो वो जो चाहते हैं वो कैसे अचीव होगा, अपनी बात रख दो, उसके बाद कोई बाउंड्री क्रॉस करे एफबीआई प्यार से देखो हमने ऐसा डिसाइड करा था, मुझे ऐसा फील हुआ आपके इस बिहेवियर से, उसका इम्पैक्ट ऐसा आ सकता है, प्यार से। नहीं समझ आया, दिखा देना थोड़ा। सो ये सो वंस यू गो थ्रू दिस प्रोसेस, आप ब्रेकअप्स में कॉन्फिडेंट हो जाते हो, तो आपको डर नहीं लगता, इश्यूज नहीं होते। आपको पता है कुछ बुरा हो भी गया, आई विल बी एबल टू हैंडल माई सेल्फ, कुछ सिचुएशन आ भी गई, आई विल बी एबल टू हैंडल माई सेल्फ। तो आपको ऐसे ट्रस्ट इश्यूज नहीं होते, यू कैन रिलाई ऑन योरसेल्फ। अब आप खुल के जुड़ सकते हो। ट्रस्ट इश्यूज ऐसे नहीं फील होता कि आपको दुनिया पे ट्रस्ट हो जाएगा, अभी मुझे हर्ट नहीं करेगी। ट्रस्ट इश्यूज इज आपको खुद पे ट्रस्ट आ जाता है, कुछ हो भी गया, बी एबल टू हैंडल माई सेल्फ।